अध्याय 571 भाग 2 को विकसित करने के लिए हाओयू की लड़ाई। गुफा से बाहर निकलते हुए लॉन्ग हाओ चेन हल्के से आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था मानो अंधकार और ज्वाला की इस दुनिया में कोई दिन ही नहीं है। बादल छाए रहने के कारण उसे सीधे सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। एक पवित्र वस्त्र खड़ा करना, स्वयं को अंदर से ढकना। हवा काफी गर्म थी और दूर से देखने पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी रोशनी दिखाई दे रही थी। हाओयू को खराब वातावरण से कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलते हुए उसके 5 बड़े सिर एक साथ ऊपर उठे हुए थे जो आगे की ओर देख रहे थे। उसने अपना मुंह पूरा खोलकर उस गंदी हवा को निगल लिया, मानो यहां से आने वाली हवा को इसी तरह सोखने की खेती कर रही हो। प्रकाश की चमक में उसके साथियों को लॉन्ग हाओ चेन की ओर बुलाया गया। उन्होंने तुरंत एक गठन किया। लॉन्ग हाओ चेन, झांग फान फेंग, हान यू और वांग युवान 4 पक्षों की रक्षा कर रहे थे। लिनशिन अंदर थे और कयर सीधे धीरे धीरे लॉन्ग हाओ चेन की तरफ लुप्त हो रहे थे। हाओयू, आप शुरू कर सकते हैं। खोने का कोई समय नहीं था। जितनी जल्दी वे समाप्त कर लेते उतनी ही जल्दी वे इस दुनिया को छोड़ देते। लिटिल लाइट के खुले मुंह से एक गहरी नीली चमक तैर रही थी। वह डेमन गॉड क्राउन था जिसे डेमन गॉड ऑफ क्लियर साइट क्रोसेल ने पीछे छोड़ दिया था, जो लिटिल लाइट के सामने तैर रहा था। हाओयू के शरीर से एक बैंगनी चमक निकलने लगी। इस बार ये केवल उसका पतला बैंगनी इरादा नहीं था, बल्कि एक पर्याप्त बैंगनी चमक थी। ये बैंगनी चमक तभी देखी गई थी जब हाओयू ने पहले एंड्रोमेलियस के राक्षस देवता स्तंभ को नष्ट कर दिया था। हाओयू के 5 सिरों से एक ही समय में दानव भगवान क्राउन की ओर 5 बैंगनी चमकें दागी गईं। तुरंत एक विस्फोट की आवाज आई और दानव भगवान का मुकुट तुरंत फट गया, जिससे बड़ी मात्रा में गहरे नीले रंग की धुंध फूट पड़ी। छोटी रोशनी, छोटी लौ, छोटी हरी, छोटी नीली और छोटी बैंगनी सभी ने वेल की तरह इस धुंध को हवा में खींच लिया और इसे पूरा निगल लिया। इस बीच उसमें से एक अत्यंत प्रभावशाली बैंगनी चमक उभरी, क्योंकि उसकी गर्दन पर पहले से ही सूजा हुआ विशाल उभार एक बार हिंसक रूप से झुलस गया। राह हाओयू के 5 सिर तुरंत आकाश में गर्जना करने लगे। उस पर घनी बैंगनी चमक प्रकाश के एक विशाल स्तंभ में बदल गई जो आकाश में उछल गई। आसपास की प्रदूषित हवा बर्फ की तरह उबलते पानी में मिलकर चारों ओर घुलने लगी, जिससे आसपास की रेखा स्पष्ट दिखाई देने लगी। प्रकाश के बैंगनी स्तंभ को उच्चतम स्थान की ओर ले जाने के बाद ये तेजी से बदलना शुरू हुआ, हवा में चक्कर लगा रहा था और एक बैंगनी हेक्साग्राम बना रहा था। तुरंत मोटा बैंगनी स्तंभ अचानक 5 भागों में विभाजित हो गया, समान रूप से हेक्साग्राम के प्रत्येक कोण में डाला गया। पॉप हाओयू का उभार थोड़ा खुल गया और एक नया बड़ा सिर बाहर निकला, जो बाहर निकलने के तुरंत बाद एक बैंगनी स्तंभ के साथ खिल रहा था। आखिरी वाले ने हेक्साग्राम के 6 कोनों में से केवल एक को छोड़ दिया। हाओयू के पिछले परिवर्तन में ऐसा अजीब दृश्य पहले कभी नहीं हुआ था। बैंगनी शतभुज, जिसके 6 कोण बैंगनी प्रकाश से भरे हुए थे, तुरंत एक अतुलनीय बैंगनी चमक के साथ फूट पड़ा, जैसे कि उसने अचानक आकाश में बैंगनी सूरज बना दिया हो। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि जो कोई भी उनकी दृष्टि में आता था वह अभिप्राय से ढका हुआ था बैंगनी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अपना विकास हासिल करने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ी। तो हाओयू का ये विकास वास्तव में इतना प्रभावशाली है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इस दुनिया के मरे हुए जीव इस पर ध्यान न दें। हाओयू की पूंछ धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। उसके सबसे करीब होने के कारण लॉन्ग हाओ चेन स्पष्ट रूप से उसके शरीर के अंदर की हड्डियों की आवाज सुन सकता था। इन चरमराती हड्डियों ने एक सटीक लय का पालन किया और जैसे ही लॉन्ग हाओ चेन को महसूस हुआ कि उसकी सभी हड्डियां गर्म हो गई हैं, उसके माथे पर बैंगनी इरादे ने एक चमकदार चमक फैला दी। हाओयू और वह रक्त समझौते के माध्यम से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। जब उनके शरीर में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ तो उनकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। हाओयू के शरीर में बदलावों को महसूस करते हुए लॉन्ग हाओ चेन को तुरंत समझ आ गया कि वह यह विचित्र बैंगनी शतभुज क्यों बनाना चाहता था। हाओयू के लिए यह ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए एक संरचना होनी चाहिए। अपना 6ठा सिर प्राप्त करने के बाद इसकी ऊर्जा संपूर्ण विकास प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। स्वयं को पूरक बनाने और अपनी विकास प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे इस दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रकार को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। जैसा कि अपेक्षित था, उस बैंगनी शतकोण की रोशनी में छोटे तारे जैसे कण दिखाई दिए, जो तुरंत शतकोणीय संरचना में एकत्रित हो गए। सबसे पहले लॉन्ग हाओ चेन को अभी भी दृश्य धुंधला लगा, लेकिन बहुत तेजी से ये बैंगनी कण चारों ओर से इकट्ठा होते हुए जमा हो गए। इसके बाद एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। 6 बैंगनी खंभों के चारों ओर बड़ी मात्रा में बैंगनी बिजली लहरा रही थी, जैसे बैंगनी शतभुज के चारों ओर एक विशाल अजगर लिपटा हुआ हो।
ये शानदार ऊर्जा गठन के माध्यम से हाओयू के शरीर में संचारित हुई। हाओयू पर बैंगनी चमक और अधिक तीव्रता के साथ बढ़ने लगी। इसके चौड़े शरीर का विस्तार जारी नहीं रहा, बल्कि इसके तराजू बैंगनी रोशनी के नीचे विकसित हो रहे थे। अपने 5वें सिर के विकास से गुजरते समय हाओयू का तराजू गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। लेकिन इस बार इसके तराजू दिखने में बिल्लौर के करीब विकसित हुए। प्रत्येक पैमाना पूरी तरह गोल हो गया, जिससे धीरे धीरे सतह पर 3 कोने दिखने लगे। प्रत्येक परत एक शानदार एहसास दे रही थी। हाओयू के 6 विशाल सिरों का सींग अपने ही तत्व की विशिष्ट चमक फैलाता है। वह नया निकला छठा सिर पीले रंग की चमक रहा था, जो फूटे हुए टमाटर के थोड़ा करीब लग रहा था। आंतरिक भाग लाल भूरे रंग की रोशनी उत्सर्जित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। पृथ्वी तत्व। हाओयू का छठा सिर निस्संदेह पृथ्वी तत्व का था। इस प्रमुख की उपस्थिति ने हाओयू को अपने निपटान में सभी आवश्यक वस्तुएं रखने की अनुमति दी। जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु, साथ में प्रकाश और विष। लॉन्ग हाओचेन को संदेह था कि हाओयू का अगला सिर अंधेरे के तत्व के साथ बाहर आ सकता है। इस प्रकार सभी 6 महान तत्वों को एक साथ लाया जाएगा। एक तरफ लॉन्ग हाओचेन ने हाओयू के शरीर में होने वाले बदलावों को देखा, और दूसरी तरफ उसने अपने आसपास होने वाली हर चीज पर पकड़ बनाने के लिए अपनी इंद्रियों को और आगे बढ़ाया। हॉन यू ने अपनी डेमन आई भी बुलाए, या यूं कहें कि अब उसे डेमन आई कमांडर कहा जाना चाहिए। जैसे जैसे दानव नेत्र की चौड़ाई बढ़ती गई, उसकी क्षमता भी बढ़ती गई। हालांकि जैसे ही उसने हाओयू को देखा, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन हान यू की तरफ पीछे हट गया। जबकि उसने उसे सांत्वना दी, मुझे लगा काफी कोमल। इस बार हाओयू के विकास ने उसके शरीर को और लंबा नहीं किया, बल्कि उसे सिकुड़ा हुआ प्रतीत हुआ। इसके मूल पर्वत के आकार के शरीर में धीरे धीरे एक अजीब बदलाव आया। इसका आकार छिपकली के करीब होता गया और ड्रैगन के करीब होता गया, कम फूला हुआ और बहुत अधिक गरिमा में दिखने के साथ। इसके साथ ही बैंगनी क्रिस्टल जैसे तराजू ने उसे सुंदरता का एक अवर्णनीय एहसास दिया। आसमान में बैंगनी रंग और अधिक गहरा होने लगा, लेकिन लॉन्ग हाओचेन की नजर आते आते और अधिक गंभीर हो गई। हाओयू की अचानक उपस्थिति के आधार पर इतना बड़ा कदम उठाते हुए इस दुनिया के मरे हुए प्राणियों को बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। लेकिन अब तक उनमें हलचल का कोई निशान नहीं दिखा, जैसे कि उन्हें अपने अस्तित्व का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ हो। इससे लॉन्ग हाओचेन को बड़ा दबाव महसूस हुआ। धुंधलेपन से उसे ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी को हिलाने वाली एक शक्तिशाली आभा धीरे धीरे आकार ले रही है। लेकिन उसकी मानसिक शक्ति यह बताने में असमर्थ थी कि यह दबाव किसी वास्तविक व्यक्ति से आया था या कहां से आया था। मिनट दर मिनट समय बीतता गया और हाओयू के शरीर में बदलाव धीरे धीरे पूरे होते गए। आकाश में विशाल बैंगनी शतभुज अभी भी उसके शरीर को आपूर्ति करने के लिए सभी दिशाओं में बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता रहा। हाओयू के विकास के कारण लॉन्ग हाओचेन को एक शानदार बदलाव का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर उठ रही है, धीमी गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही उस उत्थान की भावना ने हाओयू के शरीर को छोड़ा, उसमें भी वही बदलाव आया। विशेष रूप से उसके माथे पर बैंगनी पैटर्न ने चमक प्राप्त कर ली, जबकि उसकी आंखें हाओयू के समान बैंगनी सुनहरे रंग में बदल गईं। लॉन्ग हाओचेन को पता चला कि उसने जो सोना पिघला हुआ कवच, दिव्य घोंघा, शील्ड और शाश्वत मेलोडी पहना था, जो सभी कम से कम महाकाव्य स्तर तक पहुंच गए थे, हाओयू की आभा उसके शरीर से फैलते ही हल्के से हिलने लगी, जैसे कि उन्होंने उसके प्रति वफादारी स्वीकार कर ली हो। सबसे स्पष्ट भावना दिव्य घोंघा शील्ड की थी। धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए उन्होंने पाया कि भले ही उनके पास कुछ स्पिरिट माउंटेन राज्य की आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित नहीं थी, दिव्य घोंघा शील्ड ने अप्रत्याशित रूप से कुछ बहुरंगी रोशनी फैला दी, एक दिव्य उपकरण की चमक। हाओए, ओ हाओए, आप वास्तव में एक दुर्जय अस्तित्व हैं। ऐसा लगता है कि आपका विकास मेरे अपने शरीर में विकास का कारण बन रहा है। लॉन्ग हाओचेन ने समझा कि हाओयू का विकास पूरा होने के बाद उसकी अपनी ताकत पूरे स्तर तक बढ़ जाएगी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की उन्नति उनके शरीर में हुए शानदार परिवर्तनों की तुलना में गौण थी। वास्तव में मूल रूप से ईश्वर द्वारा चुने गए प्रकाश के वंशज होने के कारण उनकी काया पहले से ही सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। यदि ऐसी काया में और सुधार किया जाता तो कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था कि हाओयू का अस्तित्व कितना दुर्जेय था। लॉन्ग हाओचेन को धीरे धीरे महसूस हुआ कि हाओयू की मूल शक्ति ईश्वर द्वारा चुने गए उसके और करियर के अपने संविधान से भी ऊंचे स्तर पर थी। निस्संदेह यह महज एक धारणा थी। लॉन्ग हाओचेन ने पहले हाओयू से पूछने की कोशिश की, लेकिन हाओयू हर बार चुप रहा, इसलिए उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला।
लॉन्ग हाओचेन ने हमेशा हाओ यू को एक अच्छे भाई के रूप में देखा और परिणामस्वरूप उसने कभी भी उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। लेकिन फिर भी जिज्ञासा उसके दिल में उठ गया। वह हाओ यू की किसी भी परिस्थिति को स्वीकार कर सकता था, लेकिन जिज्ञासा मौजूद नहीं हो सकती थी। ठीक उसी क्षण लॉन्ग हाओचेन को वही महसूस हुआ जो उसने महसूस किया था। दूर दूर तक दृश्य बैंगनी हो गया। शुरुआत में लॉन्ग हाओचेन को अभी भी विश्वास था कि यह वह शानदार बैंगनी इरादा था जिसे हाओ यू ने आत्मसात कर लिया था, लेकिन उसने तुरंत पाया कि यह मामला नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बैंगनी वातावरण केवल प्रकाश का संकेत नहीं था, बल्कि यह उनकी ओर बढ़ती हुई सुबह जैसा था। अध्याय 572 भाग 3 को विकसित करने के लिए हाओ यू की लड़ाई। उस बैंगनी रोशनी के प्रकट होने के बाद एक जबरदस्त दबाव उत्पन्न हुआ। उसके आने के बाद हाओ यू द्वारा जारी षटकोणीय संरचना की सीमा के बाहर की दुनिया बैंगनी हो गई। यहां तक कि जमीन की बड़ी बड़ी दरारों के अंदर का मैग्मा भी इसका अपवाद नहीं था। लॉन्ग हाओचेन ने ठंडी हौंफते हुए कहा। वह बाहर किस स्तर का था? उसे मंद मंद एहसास था कि यह शत्रु जो प्रकट होने वाला था, वह युद्ध के मैदान में पहले सामना की गई सबसे बड़ी शक्ति मृत्यु दानव भगवान समीनागा से भी अधिक शक्तिशाली होगा। और तभी आखिरी व्यक्ति ने अपने दानव देव स्तंभ की शक्ति का उपयोग किया। इस स्तर का अस्तित्व इस दुनिया का शासक हो सकता है ना? बड़े आश्चर्य के बीच लॉन्ग हाओचेन उम्मीदों के विपरीत शांत हो गया। वह जोर से चिल्लाया, आत्मा को बांधने वाली गोलियां तैयार करो। हाँ, बाकियों ने संवेद स्वर में उत्तर दिया। वे सभी अनुभवी और जानकार दानव हत्यारे थे। चूंकि लॉन्ग हाओचेन को दुश्मन की महान शक्ति का एहसास हुआ, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे महसूस भी कर सकता था। लिन शिन ने झांग फैन फैन को एक स्पिरिट बाइंडिंग गोली दी, जबकि अन्य ने एक एक गोली ली। यह उनके कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड का अंतिम उपाय और हत्या का कदम था, जिसे उन्हें साधना के छठे चरण तक पहुंचने के बाद भी उपयोग करना था। लिन शिन की उन्नत स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स पहले की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली थीं। न केवल उन्हें संयुक्त आध्यात्मिक बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है, बल्कि कम दुष्प्रभावों के साथ उनकी समग्र आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक बढ़ाया जा रहा है। आखिरकार कॉन्जॉइंट स्पिरिट रश के इस नवीनतम नए बैच को बनाने के लिए सामग्री मुख्य रूप से किंग ग्रेट सॉललेस डेविल से खरीदी गई थी और स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा पहले इस्तेमाल की गई चीजों की तुलना में परे थी। गहरा बैंगनी रंग तीव्रता में बढ़ गया और एक अप्रभेद्य लंबी आह हवा में फैल गई। विशाल दमनकारी शक्ति तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई और तुरंत एक आकृति ने आकाश में अपना रास्ता बना लिया। ठीक है, केवल एक ही शत्रु आ रहा था। उसका शरीर सुंदर था, वह हवा में तैर रही थी और इंसान की तरह दिख रही थी। अपने सिर को छुपाते हुए एक लंबे लिबादे में लिपटी हुई, उसके हाथ में एक बैंगनी छड़ी थी। वह लाठी एक लंबी हड्डी की तरह दिख रही थी, जिसके दोनों सिरे बैंगनी रंग में चमक रहे थे। लॉन्ग हाओच न ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया और बाकी लोग उसके पीछे इकट्ठा हो गए। इस बीच उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी अलग हो गई। यह येटिंग था, जिसने 2 दिव्य तलवारें लॉन्ग हाओचेन के हाथों में सौंप दी। बैंगनी आकृति दिखाई देने के बाद उसने तुरंत उन पर हमला नहीं किया, बल्कि हाओ यू द्वारा निर्मित हेक्सागोनल संरचना की ओर अपनी आंखें घुमाईं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाते हुए बहुत ही मधुर स्त्री ध्वनि वाली आवाज में गाना गाया, लेकिन वह भाषा उनके समूह के लिए पूरी तरह से अज्ञात थी। गोलियां लो और मेरे पीछे आओ, लॉन्ग हाओचेन ने धीमी आवाज में चिल्लाया और अपनी स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स लेने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि उन्होंने तुरंत अपनी पीठ पर लगे 4 सुनहरे पंखों को मुक्त कर दिया। एक झटके में उसकी आकृति हवा में उड़ गई। हवा में लॉन्ग हाओचेन का अनुसरण करते हुए अन्य सभी ने लगभग तुरंत ही अपनी अपनी गोलियां ले ली। लॉन्ग हाओचेन, के, लिन शिन, वांग युवान, झांग फान फेंग और हान यू येटिंग के साथ उनमें से 6 ने ऊंची उड़ान भरी। दानव नेत्र हान यू की पीठ पर उनका पीछा कर रहा था। उसका तंबू हान यू की कमर के चारों ओर लपेटा हुआ था, जैसे कि वह उसे ले गया हो। हान यू समझ सकता था कि जैसे ही यह आकृति आकाश से प्रकट हुई, दानव नेत्र कमांडर हिंसक रूप से हिलने लगा। ये अजय झटके थे, जो तीव्र भय से बड़े हुए थे, जो उसके स्पर्श के माध्यम से हान यू की ओर लगातार फैल रहा था। वह निश्चित रूप से 9वें कदम की पावरहाउस थी और बिल्कुल भी सामान्य व्यक्ति नहीं थी। हान यू गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने लॉन्ग हाओचेन को चेतावनी नहीं दी। वह समझ सकता था कि हाओचेन को भी स्वाभाविक रूप से ऐसा महसूस हुआ था कि यह लड़ाई विश्वसनीय रूप से कठिन होगी। उसकी भारी तलवारें किनारों पर नुकीली थीं। लॉन्ग हाओचेन ने दूसरों को आकाश में एक सीधी रेखा बना दी और पीछे वाले सभी के हाथ सामने वाले के कंधों पर रख दिए गए।
लॉन्ग हाओचेन के शरीर में भारी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। प्रकाश की देवी आर्या और नीली वर्षा, प्रकाश का हिबिकस स्पिरिट माउंटेन स्टेट में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ फूटने लगा, जो स्पष्ट रूप से नारंगी और हरे रंग में चमक रहा था। दूसरों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लॉन्ग हाओचेन के शुद्ध प्रकाश सार के अलावा हल्के बैंगनी प्रभामंडल की एक अतिरिक्त परत ने आकार ले लिया, जिससे वह और भी अधिक प्रभावशाली दिखाई देने लगा। बहुत जल्दी लॉन्ग हाओचेन अन्य लोगों के साथ होड़ वाले दुश्मन के सामने आ गया, हाओयू और उसके ठीक बीच में। चुप रहकर लॉन्ग हाओचेन ने अपने हाथ में तलवारें लहराईं। क्रॉस/इंस्टेंट बर्स्ट का उपयोग करने के लिए अपनी तलवारें पार करना, जो वर्तमान में उनके पास सबसे शक्तिशाली आक्रामक क्षमता है। कॉन्जॉइंट स्पिरिचुअल रश द्वारा अपने साथियों के समर्थन से लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा पलक झपकते ही 100,000 तक बढ़ गई। सोने के पिघले हुए कवच से मिली ताकत को जोड़ते हुए वह जिस कुल ताकत का उपयोग कर सकता था, वह पहले से ही अपने जीवन में अब तक के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई थी। और इसके अलावा हाओचेन ने पाया कि चाहे उसमें कितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जा डाली जाती रहे, वह अतिभार का कोई संकेत नहीं देगा। इसके अलावा उस पर बनी दो धुंधली आध्यात्मिक गुहाओं ने वास्तव में उसी क्षण उसका परिवर्तन पूरा कर दिया। दूसरे शब्दों में, लॉन्ग हाओचेन ने अब कुल 7 आत्मा गुहाएं खोल दी थीं। किसी भी अभ्यासकर्ता के लिए आध्यात्मिक गुहाओं को खोलना एक बेहद चुनौतीपूर्ण और अभी भी महत्वपूर्ण मामला था। इन 2 आध्यात्मिक गुहाओं के खुलने से उन्हें तुरंत उत्थान की अनुभूति हुई। हवा में संघनित 2 दिव्य तलवारों से महाकाव्य स्तर की चमक खिल रही थी, और प्रकाश की एक गहरी नीली किरण तुरंत लबादे में घिरे दुश्मन की ओर उड़ गई। इन 2 वर्षों के संयम से गुजरने के बाद 4 दानव हत्यारे हाथ मिलाने के बाद वास्तव में शीर्ष 36 से नीचे के एक दानव देवता की शक्ति की बराबरी कर सकते थे। डिंग! बीच हवा में एक तेज सीटी गूंजी उस शत्रु के बाएं हाथ से जो उसके वस्त्र से फैला हुआ था। वह एक दुबली पतली महिला का हाथ था, इसे सफेद जेड जैसा चमकीला बताया जा सकता है। वास्तव में यह सबसे खूबसूरत हाथ था जिसका लॉन्ग हाओचेन के समूह ने कभी सामना किया था। लेकिन वह सफेद जेड जैसा हाथ वास्तव में बेहद पीला था, जैसे कि वह बेहद बीमार हो, जो आतंक की भावना देने से परे था। उस हाथ की तर्जनी की नोक पर धीरे से उस हमले की ओर इशारा किया, क्रॉस/इंस्टेंट बर्स्ट, जो एक दिव्य उपकरण की पूर्ण आक्रमण शक्ति से मेल खाने में सक्षम था। उस क्षमता पर भरोसा करते हुए लॉन्ग हाओचेन पहले क्लियर विजन क्रोसेल के दानव भगवान की तरह गोब्लिन नाइट सियर को मारने में कामयाब रहे। लेकिन इस सटीक क्षण में इतना शक्तिशाली झटका उस जेड जैसी उंगली द्वारा रोक दिया गया था। उसकी उंगली से गहरे नीले रंग की चमक फैल गई और उसकी मधुर आकृति थोड़ी कांप उठी, जैसे ही उसकी गायन की आवाज बंद हो गई। हालांकि लॉन्ग हाओचेन के हमले से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका जादू बाधित हो गया। तो आप अलौकिक प्राणी फिर से वापस आ गए हैं। वह ठंडी आवाज शारीरिक संचार के बिना लॉन्ग हाओचेन और अन्य लोगों के दिमाग में पहुंच गई। लेकिन उससे समूह को दुश्मन की मंशा का साफ अंदाजा हो गया। लॉन्ग हाओचेन का आश्चर्य अत्यंत तीव्र था। हालांकि दुश्मन का जादू रोक दिया गया था, उसने उसके सबसे मजबूत हमले को रोकने के लिए केवल एक उंगली का इस्तेमाल किया। उस पल में 2 महाकाव्य स्तर की दिव्य तलवारों और अपनी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रकाश के सार पर भरोसा करते हुए वह वास्तव में दुश्मन के जादू को तोड़ सकता था। क्या बेतुकी ताकत है! आपके शरीर पर ऑस्टिन ग्रिफिन की आभा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप मेरे जादू को बाधित कर सकते हैं। तो आपने एक तरह से उसका अपने दूसरे दायरे में स्वागत किया। कितना बहादुर! फिर मैं उससे ठिकाने लगाने से पहले तुम्हें मार डालूंगा। ठंडी आवाज गुस्से से भरी हुई थी, जिससे एक अजीब सी मनमोहक अनुभूति हो रही थी। अगर हाओयू का तीसरा सिर बाहर आने पर लॉन्ग हाओचेन थोड़ी देर और रुकता, तो वह पहचान लेता कि हुड वाला दुश्मन इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था, लिच राजा। उसके हाथ में मौजूद हड्डी के डंडे को हाओचेन की ओर इशारा करते हुए एक छोटा गुलाबी छाला बाहर निकला और सीधे उसकी ओर इशारा किया। इस बीच लिचकिन के पीछे आकाश में गहरे बैंगनी रंग की चमक और भी तीव्र हो गई, जिसने एक पल में 6 लोगों के समूह को अपनी चपेट में ले लिया। एक विशाल दमनकारी शक्ति भारी मात्रा में आई और अंधेरे का एक उग्रसार तुरंत सीधे लॉन्ग हाओचेन के समूह पर लक्षित हुआ, जो घातक दबाव से भरा हुआ था। आखिरकार यह स्थान लॉन्ग हाओचेन से एक और क्षेत्र है, ये प्रकाश की देवी की शक्ति उधार लेने में भी सक्षम नहीं था। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए होने के नाते वह पहले ही अनगिनत चमत्कार कर चुका था। उसके हाथों में मौजूद तलवार अचानक वापस आ गई। लॉन्ग हाओचेन ने एक लंबी सीटी बजाई, जैसे ही उसके शरीर से तुरंत सुनहरी लपटें निकलीं, जिसने पूरे आकाश को सूरज की तरह सुनहरे पीले रंग में ढक दिया।
हाओ चेन के शरीर से एक अतुलनीय पवित्र आभा खिल गई, जिससे गहरे बैंगनी रंग की चमक अपनी तीव्रता की परवाह किए बिना इस सुनहरे क्षेत्र पर आक्रमण करने में असमर्थ हो गई। पवित्र प्रकाश मरे हुओं की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए सबसे बड़ी अभिशाप है। हालांकि लॉन्ग हाओ चेन के पास सेंट स्पिरिट एनर्जी संसाधन नहीं था, इसका मतलब ये भी था कि लड़ाई जेड सांता इस दुनिया में अमूल्य और असाधारण है। लिच राजा की ताकत के बावजूद वह अंत में मरी नहीं थी। इस तरह के शुद्ध प्रकाश सार के सामने उसे काफी कष्ट सहना पड़ा। उसका पावर डोमेन वास्तव में लॉन्ग हाओ चेन से निपटने में असमर्थ था। ठीक उसी क्षण वह बैंगनी कार्बोनेटेड छाला पहले ही लॉन्ग हाओ चेन के सामने टकरा चुका था। इस काल्पनिक रूप से शक्तिशाली छाले का सामना करते हुए लॉन्ग हाओ चेन ने कोई लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। बहुरंगी सुनहरी रोशनी अचानक फैल गई, जिससे एक बड़ी सीमा तक फैलने वाली चमक बन गई, जिसके केंद्र में उसका शरीर था। गार्जियन नाइट स्किल शील्ड वॉल। ची ची सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड से विचित्र ध्वनियों की एक श्रृंखला गूंज रही थी, और उससे कुछ दूरी पर लॉन्ग हाओ चेन आश्चर्यजनक रूप से उस भयानक बैंगनी छाले के संक्षारक प्रभावों को देख सकता था। अध्याय 573 लिच राजा का क्रोध भाग 1। लेकिन जैसे ही लिच राजा के दानव को लॉन्ग हाओ चेन द्वारा नियंत्रित किया गया था, स्टारलाइट दिव्य जानवर की रूपांतरित ढाल में किसी भी मौत और अंधेरे जादू के खिलाफ अत्यधिक प्रतिरोध था। उस बैंगनी छाले में बहुत बड़ी प्रभाव शक्ति नहीं थी, क्योंकि अंधेरे तत्व के शक्तिशाली संक्षारक प्रभाव दिव्य घोंघा ढाल के सामने चुपचाप गायब हो गए थे। दुश्मन के हमले को रोकने में कामयाब होने के बाद लॉन्ग हाओ चेन ने थोड़ी राहत की सांस ली। ये लिच किंग निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह तात्विक पहल में दबा हुआ लग रहा था। इसके अलावा स्पिरिट बाइंडिंग पिल के उपयोग के कारण लॉन्ग हाओ चेन की वर्तमान खेती आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई। उनके सभी साथी 100,000 आध्यात्मिक ऊर्जा इकाइयों से अधिक के 7वें चरण के पावरहाउस थे। एक साथ रखने पर उनमें से पांचों की कुल संख्या 600,000 इकाइयों से अधिक हो गई, और इसमें उनकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी शामिल हो गई, यहां तक कि सोने के पिघले हुए कवच के बिना भी, जिसने उन्हें 9वें चरण का पावरहाउस बना दिया। उसके कवच द्वारा प्रदान की गई आपूर्ति के साथ उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही 150,000 से अधिक थी। कम से कम महाकाव्य स्तर पर अपने उपकरणों के पूरे सेट के साथ लिच किंग के लिए उसे मारना आसान नहीं होगा। एक ठंडी खर्राटे के साथ लिच किंग ने एक बार फिर पहले से ही वह अजीब जादू कर दिया, जिससे उसके कर्मचारियों से लगातार बैंगनी फफोले निकलने लगे। कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे, और जैसे ही वे लॉन्ग हाओ चेन के पास से गुजरे, मुड़े हुए निशान पीछे छूट गए। इसकी उड़ान के रास्ते में अंतरिक्ष अप्रत्याशित रूप से टुकड़े टुकड़े हो गया था, और यह केवल फफोले की संक्षारक शक्ति के साथ किया गया था। वे कितने डरावने थे। लॉन्ग हाओ चेन की आंखें सुनहरी चमक रही थीं, जो सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड के माध्यम से दुश्मन के हमले को नाकाम कर रही थीं। लेकिन उन छालों ने काफी तेजी से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर दिया। इस दायरे में ये लंबे समय तक नहीं टिकेगा। नौकायन, लॉन्ग हाओ चेन चिल्लाया। येटिंग और वह मानसिक रूप से जुड़े हुए थे। उनका सबसे शक्तिशाली स्पिरिट स्टोव, जिसने होली स्पिरिट स्टोव के साथ विलय के बाद से बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित किया, इस हद तक विकसित हुआ कि लॉन्ग हाओ चेन ने पहले कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था। लिच किंग की अथाह ताकत कम से कम 300,000 इकाइयों तक पहुंच गई, और इसके अलावा इस क्षेत्र में उसकी ताकत का बहुत अधिक बढ़ना तय था। फिर भी लॉन्ग हाओ चेन को नहीं पता था कि हाओयू को यहाँ कितने समय तक रहने की आवश्यकता होगी। इस दायरे में वे केवल मौत का ही इंतजार कर पाएंगे, इसलिए मैंने किया शत्रु से लड़ने का उपाय सोचना। येटिंग स्वयं पूरे समय लॉन्ग हाओ चेन के साथ उड़ान भरती रही। उसकी पुकार सुनकर उसने अपनी सुनहरी लाठी उठाई। तभी कर्मचारियों से प्रकाश की एक सुनहरी चमक निकलती हुई देखी गई, जो सीधे लिच किंग को निशाना बना रही थी। जैसे ही यह प्रकाश डाला गया, येटिंग के सामने एक छोटी भट्टी धुंधली दिखाई दी। लिच किंग ने एक बार फिर अपना बायां हाथ बढ़ाया और इस शूटिंग लाइट की ओर इशारा किया। एक अजीब बात की बात करें तो प्रश्न में प्रकाश की चमक इंगित करने वाली उंगली से प्रभावित नहीं थी। जैसे ही ये लिच किंग पर उतरा, कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि प्रकाश लिच किंग की कमर के चारों ओर कस गया था और उसे लॉन्ग हाओ चेन की दिशा में खींच रहा था। वह क्या है? लिच किंग को छोड़कर लॉन्ग हाओ चेन के समूह को भी नहीं पता था कि वह किस येटिंग कौशल का उपयोग कर रहा था। वास्तव में इसे सीधे अंदर लाने के लिए दुश्मन की रक्षा को दरकिनार करते हुए, यहां तक कि लिच राजा की शक्ति की डिग्री वाला कोई भी व्यक्ति इसका विरोध करने में असमर्थ था। इस सफलता ने लॉन्ग हाओ चेन को बहुत खुश किया।
एक के बाद एक बैंगनी फफोले को कुचलते हुए दिव्य घोंघा शील्ड से तीव्र बहुरंगी रोशनी अचानक फूट पड़ी और प्रकाश की देवी एरिया अपने दाहिने हाथ में फिर से प्रकट हुई। तुरंत लॉन्ग हाओचेन ने खुद को दिव्य तलवार के साथ एक कर लिया। एक तेज तलवार के इरादे ने उसके शरीर को घेर लिया, जबकि आसपास का वातावरण पूरी तरह से विकृत लग रहा था। एक तेज ध्वनि आकाश में गूंज गई, जैसे एक चमकदार नारंगी चमक लिच राजा की ओर चली गई। जैसा कि बाद में पता चला, जैसे ही उसने लिच राजा से हाथ मिलाया, लॉन्ग हाओचेन को समझ में आ गया कि ये दुश्मन एक मानव जादूगर के समान था जो दूर जा रही आत्माओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उनका जादू वास्तव में शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली जो लॉन्ग हाओचेन ने अपने जीवन में कभी देखा था। यहाँ तक कि जब वह अपने सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड और 150,000 से अधिक की आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर था, तब भी उसका विरोध करना बहुत मुश्किल था। हालांकि उसका जादू इतना प्रबल होने के कारण उसकी शारीरिक क्षमता स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक नहीं होगी। उसके शरीर पर सीधा हमला संभवतः निर्णायक होगा। येटिंग के कर्मचारियों से निकला सुनहरा प्रकाश शॉट होली स्पिरिट स्टोव के नए विकास से पैदा हुई एक शक्तिशाली क्षमता थी। स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता द्वारा छोड़े गए रत्न को अवशोषित करने के बाद पवित्र आत्मा स्टोव में एक परिवर्तन दिखाई दिया। यद्यपि उन्होंने पवित्र आत्मा स्टोव की सीमा में वृद्धि नहीं की और लॉन्ग हाओचेन की कल्पना के अनुसार स्पष्ट दृष्टि के दिव्य ड्रॉ जैसी क्षमता हासिल नहीं की, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा स्टोव के समान श्रेणी का एक बेहद विशेष संलग्न कौशल हासिल किया। निस्संदेह पवित्र आत्मा स्टोव मूल रूप से इसका एक हिस्सा बनने के कारण ये पूरी तरह से येटिंग का हिस्सा बन गया। इस क्षमता को एब्सोल्यूट फाउंडेशन कहा जाता है। एब्सोल्यूट फाउंडेशन केवल होली स्पिरिट स्टोव की खींचने की क्षमता पर लागू होता है, और जब तक येटिंग इसे सक्रिय करता है, चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये प्रतिद्वंद्वी अभी भी किसी न किसी छोर तक खींचा जाएगा और वे लॉन्ग हाओचेन के सामने पहुंच जाएंगे। इस क्षमता की सीमा लगभग 100 मीटर है। कहने का तात्पर्य यह है कि येटिंग के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश करने पर लक्ष्य को बिना शर्त खींचा जा सकता है। यह एब्सोल्यूट फाउंडेशन क्षमता अभी भी क्लियर साइट डिवाइन ड्रॉ से कमजोर है, लेकिन यह मत भूलिए कि क्लियर साइट डिवाइन ड्रॉ एंड क्लारा आवश्यक रूप से काम नहीं करेगा और इसकी कई सीमाएं हैं। हालांकि यह आकर्षण कौशल लगभग 100 मीटर की सीमा के संदर्भ में सीमित है। बेशक इसका आधार यह है कि लॉन्ग हाओचेन निश्चित रूप से दुश्मन के खिलाफ जीत सकता है, और साथ ही विकसित होने के बाद प्राप्त हुई इस क्षमता को दिन में केवल 3 बार ही सक्रिय किया जा सकता है। लिच किंग ने लॉन्ग हाओचेन के दिमाग में यह विचार भ्रमपूर्ण बेरुखी से बढ़ाया। क्या लॉन्ग हाओचेन की दिव्य तलवार का वार उस पर पड़ेगा? हालांकि ये गहरे बैंगनी धुंध के विस्तार को छूते हुए ही उस तक पहुंचा। जैसे ही लिच किंग लॉन्ग हाओचेन के सामने पहुंचा, पवित्र आत्मा स्टोव की आकर्षण क्षमता ने अपनी प्रभावशीलता खो दी। इस प्रकार तलवार के इरादे से भरे आखिरी वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिच किंग अप्रत्याशित रूप से धुंध में बदल गया और प्रकाश की देवी आर्या को उसमें से गुजरने दिया। कोहरा बनना नहीं, ये शत्रु वास्तव में एक क्रोध जैसा अस्तित्व है। लॉन्ग हाओचेन बहुत आश्चर्यचकित हुआ और लगभग अवचेतन रूप से उसने तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की। डिवाइन स्नेल शील्ड से अचानक एक मजबूत बहुरंगी रोशनी निकली जो लिच किंग द्वारा उत्सर्जित धुंध में उतरी। तुरंत ही एक करुण क्रंदन सुनाई दिया। लिच किंग के स्वरूप में परिवर्तित होने से पहले गहरे बैंगनी रंग की धुंध तेज गति से 1000 मीटर से अधिक दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उसका शरीर साफ तौर पर घायल अवस्था में आकाश में अस्थिर रूप से तैर रहा था। स्टारलाइट दिव्य जानवर से परिवर्तित एक दिव्य उपकरण की तरह ढाल में प्रकाश का शुद्धतम गुण था। सचमुच भौतिक शरीर के बिना लिच किंग किसी भी शारीरिक हमले से प्रतिरक्षित है, लेकिन पवित्र प्रकाश की रोशनी उसे चोट पहुंचा सकती है। लेकिन निश्चित रूप से इसके लिए शक्ति के पर्याप्त स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता थी, और दिव्य घोंघा ढाल में ऐसी क्षमता थी। एक तीव्र बहुरंगी रोशनी आकाश में फैल गई जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने अंततः अपनी सांसें हल्की की। अंततः दुश्मन को घायल करने के बाद उसने उनका आगे पीछा नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात हाओयू की रक्षा करना था। वास्तव में ऐसा लगता है जैसे मैं आपको कम आंक रहा था। लिच किंग की आवाज और भी ठंडी थी और इस ठंडक में अत्यधिक क्रोध था। अपने और दुश्मनों के बीच की दूरी को महसूस करने के कारण वह लॉन्ग हाओचेन को संभालने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने से बहुत दूर थी। वह हाओयू से निपटने के लिए यथासंभव अधिक शक्ति बचाना चाहता था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ऑस्टिन ग्रिफिन को नष्ट करना इतना आसान हो। पहले से ही अपना छठा सिर विकसित करने के बाद लिच किंग जैसे अस्तित्व में भी उसके सामने पूर्ण सुरक्षा नहीं थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग हाओचेन से निपटना वास्तव में इतना मुश्किल होगा।
अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य घोंघा शील्ड जैसे दिव्य उपकरण से संपन्न होने के कारण वह वास्तव में इस लिच राजा को संभालने में कामयाब रहे। वर्तमान समय में हाओयू का बैंगनी शतभुज आकाश में गहरा होने लगा। उसका शरीर चमकदार हो रहा है। कोई अपने वर्तमान स्व को छिपकली के बजाय एक विशाल अजगर के करीब देख सकता था। 6 सिर भी ड्रैगन के सिर के बहुत करीब दिखते थे और इसने ड्रैगन के समान पंख प्राप्त कर लिए थे। उनकी आभा भी बहुत अधिक गरिमा में हो गई। यह विकास पूरा होने वाला था, यहाँ तक कि एक बिजलीगर जिसकी खेती लिच राजा के रूप में इस हद तक पहुंच गई थी, हाओयू के प्रति एक बड़ी द्वेष भावना रखता था और इसके कारण घबराहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। पहले से हो रहा है उस समय के जबरदस्त युद्ध का अनुभव करने के बाद वह ऑस्टिन ग्रिफिन की भयानक प्रकृति को बेहतर ढंग से समझ गई। सफलतापूर्वक विकसित होने के बाद वे इसे दोबारा भागने नहीं देंगे, अन्यथा ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वे अगली बार उसकी देखभाल कर पाएंगे या नहीं। विचार के इस बिंदु पर पहुंचकर लिच किंग ने ऊपर देखने के बाद एक चीख निकाली और तुरंत 1 मीटर से अधिक व्यास वाले प्रकाश की अनगिनत गेंदें बैंगनी उल्का बौछार की तरह आकाश की दिशा की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। समूह जिसमें हाओयू और उसका बैंगनी शतभुज शामिल है। लिच किंग ने अपने कर्मचारियों को आगे की ओर इशारा किया और वह उग्रतापूर्वक और लगातार मंत्रों का जाप कर रहा था। आकाश में दरारों की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी, जबकि उसके चारों ओर काली धुंध छा गई। कोई देख सकता था कि गहरे बैंगनी रंग की धुंध छाने के बाद लिच किंग से निकलने वाली आभा बेहद कमजोर हो गई थी। बहुरंगी सुनहरी रोशनी के पिछले विस्फोट से वह वास्तव में घायल हो गई थी। उसने लॉन्ग हाओचेन को बहुत अधिक हेय दृष्टि से देखा था, भगवान के चुने हुए को कमाका था। इसी सटीक क्षण में लिच राजा अपनी पूरी सच्ची शक्ति के साथ आया। लॉन्ग हाओचेन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अपने साथियों के साथ तेज गति से पीछे की ओर उड़ते हुए वह हाओयू के ठीक सामने पहुंच गया। एक अकेला व्यक्ति होने के कारण वह आकाश में बैंगनी शतभुज की परवाह नहीं कर सकता था और केवल हाओयू की रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। जैसे ही शील्ड दीवार का पुनर्निर्माण हुआ, बहुरंगी सुनहरी रोशनी एक बार फिर खिल उठी। इस बीच लॉन्ग हाओचेन ने येटिंग के साथ मिलकर एक मंत्र का जाप किया। ये प्रकाश परावर्तन के लिए था। अध्याय 574 लिच राजा का क्रोध भाग 2। वह नहीं जानता था कि लिच राजा का अगला हमला किस स्तर की शक्ति तक पहुंचेगा, इसलिए प्रकाश की प्रार्थना तैयार करना कोई गलती नहीं थी। बैंगनी धक्कों की वे श्रृंखलाएं पहले आए फफोलों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थीं। वे न केवल अत्यंत संक्षारक थे, बल्कि भयानक प्रभाव शक्ति वाले भी थे। जबकि उसके दिव्य घोंघा शील्ड की रक्षात्मक शक्ति के कारण लगातार कुछ दर्जन लोगों ने विरोध किया, फिर भी वह दूसरों के साथ पीछे हटना जारी रखा, क्योंकि संयुक्त आध्यात्मिक भीड़ का प्रभाव बड़े पैमाने पर गिर गया। उस दायरे में प्रकाश की प्रार्थना की ढलाई पूरी नहीं होगी। ठीक उसी समय आकाश में शतभुज से एक बैंगनी चमक दिखाई दी, जो सीधे हाओचेन पर गिरी। उस पल में उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में रक्त अचानक एक अवर्णनीय शक्ति के रूप में उमड़ पड़ा। ये बल उसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा से असंबंधित था, जिससे उसकी पूरी त्वचा बैंगनी हो गई। उसके पीछे हटते कदम अचानक रुक गए, क्योंकि उसने जबरदस्ती शील्ड वॉल को अपने सामने रख लिया। ये रहस्यमय शक्ति बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह अपनी उच्चतम चरम अवस्था तक पहुंचती हुई महसूस हुई। दिव्य घोंघा ढाल से एक विचित्र बैंगनी सुनहरी रोशनी भी निकल रही थी, क्योंकि इसने इस दिव्य उपकरण रैंक वाली ढाल के लिए एक नई रक्षात्मक परत की कल्पना की थी। 6 नक्षत्र वाले तारे पर लिच किंग द्वारा प्रक्षेपित बैंगनी गांठों का आश्चर्यजनक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसने केवल बैंगनी इरादे की तरंगों की रिहाई का कारण बना, एक के बाद एक प्रोजेक्टाइल को भंग कर दिया। लेकिन ठीक उसी क्षण गगनभेदी दहाड़ें हवा में गूंज उठी। उस लिच किंग द्वारा बनाई गई दरारों में एक के बाद एक विशाल आकृतियां प्रकट हुई। अस्थि ड्रैगन पीली हड्डियों से बना और उनकी आंखों में गहरे बैंगनी रंग की लपटें धधकती रहीं। हड्डी के ड्रैगन दरारों से बाहर निकलते रहे, सीधे हाओचेन और हाओयू को निशाना बनाते रहे। उनकी संख्या 1000 से कम नहीं थी और वे सभी मरे हुए प्राणी के रूप में उभरे। एक साधारण हड्डी वाला ड्रैगन एक विशाल ड्रैगन से मुकाबला कर सकता है। एक निश्चित अंतराल था, लेकिन 8वें चरण के शिखर पर प्रत्येक हड्डी ड्रैगन एक शक्तिशाली अजेय प्राणी है। वे महान आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक क्षमताओं से संपन्न हैं। शायद अचानक प्रकट होने वाले असंख्य अस्थि ड्रैगन को केवल दानव देवता सम्राट की शैतान ड्रैगन सेनाओं द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। लॉन्ग हाओचेन और अन्य लोग अपना रंग बदलने से खुद को नहीं रोक सके। इसके बाद और भी भयावह दृश्य सामने आया।
लिच किंग के गहरे बैंगनी डोमेन ने इन हड्डी ड्रैगन के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया, जिससे उनकी हड्डियां भी गहरे बैंगनी रंग में बदल गईं। पहले 8वें चरण के चरम पर हर कोई अंततः 9वें चरण से गुजर गया। एक पल के लिए पूरा आकाश अवरुद्ध हो गया और सभी का लक्ष्य लॉन्ग हाओचेन के समूह पर था। इन सम्मनों को पूरा करने के बाद भी लिच राजा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। हाओयू की षटकोणीय संरचना पर अपने कर्मचारियों को निशाना बनाते हुए वह एक बार फिर आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भयानक और शक्तिशाली अस्थि ड्रैगन का लक्ष्य केवल लॉन्ग हाओचेन की पार्टी को उसके जादू में बाधा डालने से रोकना था। इस क्षण में लॉन्ग हाओचेन ने अपने विचारों को बिजली की गति से चलाया और तुरंत निर्णय पर पहुंच गया। दूसरों की चकित दृष्टि को देखते हुए उन्होंने संयुक्त आध्यात्मिक दौड़ को समाप्त करने की पहल की और पूरी गति से वापस लौटे। तुरंत अपनी हथेली से 5 बार संपर्क किया। उसकी हथेली हर पल सोने की एक चमक दिखाती थी। कै वांग युवान युवान, लिनशिन, झांग फैंगफैंग और हान यू को दानव नेत्र की तरह वापस अनंत काल के टॉवर पर ले जाती थी। उस समय हड्डी वाले ड्रैगन पहले से ही उनकी ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अजीब बात है कि लॉन्ग हाओचेन ने हाओयू की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया और अचानक अपने 4 पंख फैला दिए, जिससे तेज रोशनी फूटने लगी। चमकती बिजली। यह अस्थि ड्रैगन की ओर उड़ रहा था और हाओयू के बगल में प्रकाश के 6 बैंगनी स्तंभों से चिपक गया। फ्लैश लाइटनिंग के स्पीड ग्रेड के साथ उसे आसमान तक पहुंचने के लिए केवल एक फ्लैश की जरूरत पड़ी और ऊंचाई पर बोन ड्रैगन का सामना करना पड़ा। स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स से गति खोने के बाद वर्तमान लॉन्ग हाओचेन को 9वें चरण को छोड़कर ताकत का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उनकी उड़ान का कौशल उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि उसने मध्य हवा में चरम कलाबाजी का प्रदर्शन किया। फ्लैश लाइटनिंग को पूर्ण उपयोग में लाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की कोई कीमत नहीं छोड़ी और हड्डी के ड्रैगन के बीच छोटे अंतराल को बलपूर्वक पार करने का लक्ष्य रखा। आखिरकार केवल बुलाए जाने के बाद ये अस्थि ड्रैगन अभी भी थोड़े धीमे थे। उनके दृष्टिकोण का सामना करते हुए उनके निकटतम व्यक्ति ने तुरंत हमले शुरू कर दिए, लेकिन भारी बहुमत बच गया। केवल हड्डी वाले ड्रैगन में से एक के पंजे के प्रहार से ही दिव्य घोंघा शील्ड पर उतरने में सफलता मिली। हालांकि लिच राजा के दानव की बदौलत बोन ड्रैगन 9वें चरण की सीमा तक पहुंचने में कामयाब रहे। रेंज में लॉन्ग हाओचेन और उनके दिव्य घोंघा शील्ड का संयोजन दैवीय उपकरण को अलग करना किसी भी तरह आसान नहीं था। इसके अलावा उस बैंगनी सुनहरे लिबादे को हासिल करने के बाद लॉन्ग हाओचेन की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा असाधारण रूप से उस हड्डी वाले ड्रैगन को तुरंत दूर धकेलने में कामयाब रही, क्योंकि उसकी आकृति एक बार फिर आकाश में और भी ऊपर चमक उठी। सुनहरी रोशनी की एक और चमक घटित हुई, जो स्पष्ट रूप से लिच किंग की ओर बढ़ रही थी। आकर्षण। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने फ्लैश लाइटनिंग का इस्तेमाल किया, येटिंग ने भी खुद को पीछे से उसके शरीर से जोड़ लिया। लगातार छलांग लगाने की श्रृंखला के बाद वे लिच किंग के 100 मीटर के भीतर पहुंचने में सफल रहे। प्रकाश की देवी आर्या की नारंगी चमक ने उसकी तलवार के इरादे को तलवार और शरीर एक के दायरे में पहुंचा दिया, जबकि दिव्य घोंघा शील्ड ने भी अपनी सबसे मजबूत बहुरंगी सुनहरी रोशनी जारी की। अब लॉन्ग हाओचेन की आंखें चमक रही थीं, अतुलनीय रूप से स्थिर और शांत। हड्डी वाले ड्रैगन का सामना करना बेहद डरावना था, लेकिन सबसे भयानक लिच राजा था। इस सटीक लिच राजा के जादू को तोड़ना अभी भी महत्वपूर्ण था। हाओयू की विकास की स्थिति ने उन्हें संवाद करने से रोक दिया, लेकिन लॉन्ग हाओचेन उसमें मानसिक बदलावों को महसूस कर सकते थे। जिस क्षण ये हड्डी वाले ड्रैगन प्रकट हुए, हाओयू ने थोड़ा सा भी मानसिक उतार चढ़ाव नहीं दिखाया, लेकिन जब उस लिच किंग ने एक बार फिर षटकोणीय शरीर के सामने जप करना शुरू किया, तो हाओयू का मानसिक उतार चढ़ाव बेहद हिंसक हो गया। खतरों की तुलना करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत दूसरों को उनकी सुरक्षा के लिए वापस ले जाने का सटीक निर्णय लिया। एक बार फिर लॉन्ग हाओचेन के सामने खींचे जाने पर लिच किंग ने एक और अपमानजनक चीख निकाली। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग हाओचेन इस तरह का निर्णय लेगा, न ही बोन ड्रैगन्स के बाड़े से मुक्त होने की क्षमता प्रदर्शित करेगा। उस सटीक क्षण में कम से कम 4 हड्डी वाले ड्रैगन लॉन्ग हाओचेन की पीठ का पीछा कर रहे थे और अपने हमले शुरू कर दिए। लेकिन लिच राजा का जादू पहले ही बंद कर दिया गया है। टकराना। एक तेज गहरे बैंगनी रंग की चमक ने लॉन्ग हाओचेन के शरीर को घेर लिया, जिससे उसकी तलवार का इरादा जबरदस्ती बिखर गया। भयानक विस्फोट के कारण लॉन्ग हाओचेन को मुंह से खून निकालना पड़ा, लेकिन उसने अपना बचाव करते हुए ही शील्ड वॉल भी पूरी कर ली। बहुरंगी कांति से चमकती दिव्य घोंघा ढाल अत्यंत कठोर थी। उस पल में इसने न केवल लिच किंग के जादुई प्रहार को झेला, बल्कि बोन ड्रैगन के लगातार 4 प्रहारों को भी झेला।
अपने शरीर पर बैंगनी सोने की परत के साथ साथ अपनी ढाल की शक्तिशाली रक्षात्मक शक्ति पर भरोसा करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने इसे पूरा किया। लेकिन अब वह विकट स्थिति में था। लिच किंग के अद्वितीय और दुर्जय मरे हुए जादू का सामना करते समय 4 अस्थि ड्रैगन से घिरे हुए उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी समय नीचे एक गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी। एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। 100 से अधिक हड्डी वाले ड्रैगन ये सुनकर दंग रह गए। और यही बात लिच किंग के लिए भी सच थी। फिर आकाश में वह विशाल षटकोणीय संरचना विस्फोटित हो गई, जिससे चारों ओर एक विशाल बैंगनी चमक फैल गई, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया। प्रत्येक हड्डी वाले ड्रैगन की आंखों में आग की लपटें हिंसक रूप से कांप रही थीं, जिससे यह एहसास हो रहा था कि वे किसी भी क्षण बुझ सकती हैं। उन्होंने अपने पूरे शरीर को इस तरह समेटने की कोशिश की मानो उनका जीवन इस पर निर्भर हो, वे अपनी पूरी शक्ति से उनकी आत्मा की अग्नि की रक्षा करते हैं। हमले को छोड़ दे तो वे पहले से ही जीवित रहने के लिए अत्यधिक संघर्ष का सामना कर रहे थे। बैंगनी सोने की एक चमक में हाओचेन इस क्षेत्र से गायब हो गया, इसके बजाय हाओयू की पीठ पर फिर से प्रकट हुआ। अंतिम धर्मी व्यक्ति ने अपना विकास हासिल कर लिया था। इसकी दहाड़ एक साथ सभी 6 सिरों से आ रही थी, जिसमें टमाटर के आकार के सींग वाला नवजात शिशु पीला भी शामिल था। 6 महान सिरों की शक्ति सभी ओर फैल गई। विकसित होने के बाद हाओयू अब असल में 8वें चरण के मानव पावरहाउस के बराबर था, लेकिन उसके शरीर से फैलने वाला बैंगनी इरादा हड्डी ड्रैगन और यहां तक कि लिच किंग के दृष्टिकोण से इतना भयानक महसूस किया गया था। 6 ठंडी निगाहें लिच किंग पर जमा हो गईं। जैसे ही उसने एक बार फिर चीख निकाली, उसका लबादा धुंध में बदल गया, जिससे पीछे का शरीर दिखने लगा। उसके पास एक आदर्श मानव संविधान था, एक पूरी तरह से नग्न शरीर, लेकिन उसके सिर के बजाय एक खोपड़ी थी। अपने कर्मचारियों को उन्मादी ढंग से लहराते हुए उसने हाओयू पर मजबूत काले धब्बों का निशाना बनाया। ड्रोआ एक बार फिर जोर से दहाड़ते हुए बड़ी मात्रा में बैंगनी इरादे फिर से फूट पड़े। लिच किंग के हमले उस बैंगनी इरादे के सामने तुरंत विफल हो गए और हाओयू के विशाल पंखों ने लॉन्ग हाओचेन को अपने साथ ले लिया, रास्ते में अपनी आत्मा की आग को संरक्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे एक हड्डी वाले ड्रैगन को बिखेर दिया और कुचल दिया। अगले ही पल वह लॉन्ग हाओचेन के पास से अंधेरी रात में गायब हो गया। नहीं, लिच राजा दहाड़ उठा। उनके क्रोध से सभी अस्थि शूरवीर कांपने लगे, लेकिन वह फिर भी पराजित हो गई और हाओयू की विकास प्रक्रिया को केवल शून्य रूप से देखने में सक्षम थी, क्योंकि उसे 6ठा सिर प्राप्त हुआ था। उनकी हार का संबंध उनकी ताकत से नहीं था। हाओयू द्वारा जारी बैंगनी इरादे का सामना करते हुए वह अपनी आधी ताकत भी प्रदर्शित नहीं कर सकी। अंत में उसकी बुलाई गई हड्डी वाले ड्रैगन की सेना ने डर का विरोध करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उनके पास केवल हमला जारी रखने की क्षमता थी। अन्यथा लॉन्ग हाओचेन की पार्टी संभवतः ऐसे दुर्जय मरे हुए संप्रभु के खिलाफ कैसे लड़ सकती थी। हाओयू की इस दुनिया में भी लिच किंग खेती के मामले में शीर्ष रैंकिंग में से एक था। अत्यधिक क्रोध सहने के बाद बर्फीली ठंडक आई। लिच किंग में एक अवर्णनीय ठंड फैल गई। वह अभी अपने विचारों का वर्णन नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसे स्पष्ट रूप से उस क्षण का अत्यंत भयानक ऑस्टिन ग्रिफिन वापस आता हुआ प्रतीत हो रहा था। हाओयू और लॉन्ग हाओचेन के जाने से ठीक पहले जैसे ही उनकी 6 जोड़ी आंखों ने उसकी ओर देखा, उन्होंने उसकी यादों में एक गहरी भावना छोड़ दी और उसकी आत्मा की गहराई से आने वाला एक डर पैदा कर दिया, जो सीधे तौर पर इस हद तक जा रहा था कि उसके सभी अंगरखा जल गया। अध्याय 575 लिच राजा का क्रोध भाग 3। लेकिन परिस्थितियों की परवाह किए बिना वह असफल रही थी। केवल एक ही मौका था और कोई नहीं। लिच किंग को यह स्पष्ट नहीं था कि 6 सिरों वाला हाओयू पहले से ही उस पर इतनी अविश्वसनीय हद तक दबाव बनाने में कैसे सक्षम था। उस दायरे में अगली बार जब उनका सामना होगा तो उन्हें केवल इसके अगले विकास की प्रतीक्षा करनी होगी। विकसित होने के बाद ही क्या सचमुच कोई इसे दबा पाएगा। उसकी असहायता की अतुलनीय गहरी भावना धीरे धीरे गहरे भय में बदल गई। लिच किंग ने एक बार फिर तीव्र चीख निकाली। अनंत काल का टॉवर। जब तक हाओचेन और हाओयू वापस आए, हाओचेन को लगा कि उसकी पीठ से पसीना टपक रहा है। पिछली स्थिति बहुत आगे तक चली गई थी। हाओयू की सहायता के बिना वह निश्चित रूप से अब तक मर गया होता। चाहे कुछ भी हो, वह हाओयू को नहीं छोड़ सकता था और खुद को टावर ऑफ इटर्निटी में अकेले टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। वे मरे हुए जीव बिल्कुल अलग स्तर के प्राणी थे। मृत्यु के दानव देवता सेमिनागा और लिच राजा के मरे हुए जादू के बीच अभी भी एक अंतर था, लेकिन वह और भी अधिक प्रत्यक्ष और भयानक है। विशेष रूप से 100 से अधिक बोन ड्रैगन का उनका अंतिम संबंध बहुत आश्चर्यजनक था।
यदि हाओयू ने उन अस्थि ड्रैगन के प्रति निवारक कार्रवाई नहीं की होती तो वह केवल टुकड़ों में ही समाप्त हो गया होता। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से ऐसी भयानक मरे हुए शक्तियों के मन में हाओयू के प्रति जबरदस्त भय था, और हाओयू की आभा ने उसकी ताकत को भी दबा दिया था। इससे ये भली भांति अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें अपने पूर्वजों की यादें कितनी कड़वी बची हुई हैं। हाओयू, भविष्य में आप किस स्तर तक पहुंचेंगे? हाओयू के 6 बड़े सिर और बैंगनी क्रिस्टल जैसे कवच को देखकर लॉन्ग हाओचेन ने उसे धीरे से सहलाया। हाओयू के 6 बड़े सिर तुरंत एक साथ इकट्ठे हो गए, विशेष रूप से नवजात छोटे पीले पृथ्वी तत्व का सिर, जो लगातार उसके खिलाफ रगड़ रहा था। लॉन्ग हाओचेन के सामने हाओयू का पिछला दबाव पूरी तरह से गायब हो गया था, और वह एक बच्चे की तरह लग रहा था। उस विकास ने लॉन्ग हाओचेन को भी काफी बढ़ावा दिया। उनकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा में कुल 3000 इकाइयों की वृद्धि हुई, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलाव आया। अंततः शांत होकर लॉन्ग हाओचेन इन परिवर्तनों पर ध्यान देने में सक्षम हो गया। उसने पाया कि उसके रक्त में एक नई प्रकार की शक्तिशाली शक्ति विद्यमान प्रतीत होती है। ये शक्ति हाओयू की आभा के बहुत करीब लगती है। यह उस बैंगनी सुनहरे रंग की उत्पत्ति होनी चाहिए जो उस पर पहले दिखाई दिया था। ये शक्ति उसके शरीर के साथ विलीन हो गई और धीरे धीरे उसका एक हिस्सा बन गई। हाओचेन के अनुमान के आधार पर 10 दिन बीतने से पहले सम्मिलन प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई होगी। लॉन्ग हाओचेन को ठीक ठीक पता नहीं था कि उस समय उसकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा किस स्तर तक पहुंच जाएगी, लेकिन इसे हजारों में मापा जाएगा। इसके अलावा हाओयू के कारण प्राप्त इस बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा में आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ समान गुण थे। स्नेह का ये समय बिताने के बाद हाओयू अनंत काल के टॉवर के फर्श पर रेंगते हुए गहरी नींद में सो गया। स्पष्ट रूप से पहले से ही बहुत थका हुआ, उसने इस विकास में बहुत सारी ऊर्जा खर्च की थी। लॉन्ग हाओचेन के साथ ही उस रोमांचक अनुभव से अनभिज्ञ थे जो उन दोनों ने अंत में अनुभव किया था। आखिरकार वे लॉन्ग हाओचेन और हाओयू के लौटने से केवल कुछ दर्जन सेकंड पहले ही आए थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे जान सके कि अगर लॉन्ग हाओचेन ने इन आखिरी कुछ सेकंडों को जीतने के लिए लड़ाई नहीं की होती और लिच राजा को नहीं रोका होता, तो उसके नवीनतम हमले से हाओयू को खतरा हो सकता था और उन्हें हमेशा के लिए वहीं रखा जा सकता था। हाओयू गहरी नींद में होने के कारण वे हाओचेन के पक्ष में शामिल हो गए, और हान यू ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, कैप्टन, हाओयू का विकास अधिक से अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। वह मरा हुआ प्राणी जिसे हमने पहले देखा था शीर्ष 10 राक्षस देवताओं की बराबरी करने और यहाँ तक कि कुछ को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत। मुझे डर है कि अगली बार हमें अधिक शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। लिन शिन ने कहा, हाओयू के विकास में भी अधिक से अधिक समय लग रहा है। शायद अगला कुछ वर्षों में होगा। उस समय क्या आपको लगता है कि हम अभी भी उसके प्रकार के दुश्मनों का सामना करने की क्षमता नहीं रखेंगे? बॉस पहले से ही 8वें चरण का शूरवीर है। कुछ सालों बाद शायद वह 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। वांग युवान ने हंसते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने आशावादी थे। बॉस, अब जब हाओयू का विकास पूरा हो गया है तो क्या हमें यंत्र की खोज करनी चाहिए? लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, अब समय आ गया है कि हम उनमें से अंतिम को अपने साथ इकट्ठा करें। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मैंने सावधानीपूर्वक विचार किया है कि आगे क्या करना है, और निर्णय लिया है कि जब हम स्पिरिट टेम्पल, मैरियट बीस्ट माउंटेन पास और माउंटेन पास पर जाए तो हमें हस्तक्षेप न करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पुजारी के मंदिर के दक्षिण में, विशेष रूप से, मैं निश्चित रूप से अब राक्षसों के विरुद्ध रक्षा में भाग नहीं ले सकता। उस कथन को सुनकर बाकी सभी लोग अचंभित रह गए। वास्तव में दानव कातिलों के रूप में उनका सबसे बुनियादी मिशन राक्षसों से बचाव था। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, अपने एकांत प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद मैं रेजिस्टिंग एक्सोर्सिस्ट टुम्बल और दक्षिण पूर्व ड्रैगन माउंटेन दर्रे पर गया हूं। लेकिन हर बार मेरा हस्तक्षेप बहुत प्रभावशाली रहा है। रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास में मैं टॉवर ऑफ इटर्निटी की बदौलत डेथ डेमन गॉड समीनागा को गंभीर रूप से घायल करने में कामयाब रहा। फिर एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर मैंने बनिंग लान दानव गॉड एलोसर को मारने और कयर के साथ नाइट ग्लोबेन सीरे को मारने में परदादा शेंग्यू की सहायता की। फिर प्रकाश की प्रार्थनाओं पर भरोसा करते हुए मैंने टोम्बल माउंटेन पास के लिए कुछ समय खरीदकर इन्फेनल डेमन गॉड मार्बास के अति निषिद्ध जादू को अस्थायी रूप से रोक दिया। और अब मैंने आखिरकार एक बार फिर स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता को मार डाला। मेरे कारण लगातार 3 राक्षस देवता मर गए। शैतान बेवकूफ नहीं है और मेरा सोना पिघला हुआ कवच वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है। उन्होंने निश्चित रूप से मुझ पर ध्यान दिया होगा और कुछ धारणाएं भी हो सकती हैं।
और जब भी मैं युद्ध के मैदान में उतरता हूं, मुझे अपने पक्ष में और अधिक साथी मिल जाते हैं। मैं अपनी शक्ल तो छुपा सकता हूं, लेकिन आपकी शक्ल तो आपकी आंखों में दर्ज हो जाएगी। जब तक उनके पास मेरे अस्तित्व का विश्लेषण करने में सक्षम लोग हैं, वे आसानी से मेरे स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं। यदि दानव देवता सम्राट को यह अनुमान सही लगा, तो संभवतः वह बड़े पैमाने पर आक्रमण में शैतान ड्रैगन, चंद्रमा दानव और स्टार दानव का नेतृत्व करेगा। यही वह परिदृश्य है जिससे मुझे सबसे अधिक डर लगता है। देर सवेर शैतानों को मेरी पहचान के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन मुझे आशा है कि यह शैतान के क्षेत्र में है। इस तरह ये 6 महान शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा। इस कारण से हम निम्नलिखित किलों में हस्तक्षेप रोकने और कम प्रोफाइल बनाए रखने की पूरी कोशिश नहीं करेंगे। यंग, र और सिमा के साथ होने के बाद हम राक्षस क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने के बाद अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित करेंगे। लॉन्ग हाओ चेन के विश्लेषण को सुनने के बाद झांग फैंग और हान यू ने तुरंत अपनी सहमति व्यक्त की, और अन्य लोग भी समझ गए। जैसा कि उन्होंने कहा, यह उनके सार्वजनिक प्रदर्शन का समय नहीं है, अभी तक आया था। किसी भी दानव देवता क्राउन को भागने न देने से इन दानव देवताओं को अस्थायी रूप से फिर से प्रकट होने से रोका गया, लेकिन जब तक उनके दानव देवता स्तंभ अभी भी आसपास थे, उन्हें प्रतिस्थापित किया जाना जारी रहेगा। इसलिए उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात दानव क्षेत्र में घुसपैठ करके दानव देव स्तंभों को नष्ट करने की पूरी कोशिश करना था। उस समय वे निश्चित रूप से राक्षस क्षेत्र में प्रभावशाली प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इससे एलायंस मंदिर के आसपास की स्थिति और अधिक स्थिर हो जाएगी। अपने छोटे समूह के साथ, भले ही राक्षस और भी अधिक शक्तिशाली हों, इतने बड़े क्षेत्र में उनका सुराग ढूंढना कोई आसान बात नहीं है। असंख्य जानवर, पर्वत, दर्रा, आत्मा मंदिर। चेन यंग एर पूरी तरह से निष्क्रिय दिख रही थी, वह खाली खड़ी थी। लगभग 108 स्पिरिट मोतियों और अनगिनत जादुई जानवरों की कड़ाई से बना वह पवित्र आत्मा वस्त्र आत्मा ऊर्जा के कोमल उतार चढ़ाव को फैलाता है। उसके सामने 2 बूढ़े आदमी बैठे थे। उनमें से एक उनकी दादी सेंशुई पोपो थी, और दूसरी और भी अधिक महत्वपूर्ण चरित्र थी, स्पिरिट टेम्पल के वर्तमान नेता और चेन यंग र के दादा, साइकिक मास्टर चेन होंग्यू। चीजें ऐसी ही हैं। यंग ए, तुम्हें इसे ले जाना होगा। आपके बचने की संभावना बेहद कम है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह अवश्य जीवित रहेगा, ये निश्चित है। चेन यंग र अचानक चिल्ला उठी, उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। उसके हाथ में एक कार्ड था, लेकिन सबसे बढ़कर उसका शरीर अब अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। जाहिर तौर पर उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया है। सेंशुई पोपो ने आह भरते हुए समझाया, बच्चे, हम इतने सालों से राक्षसों का विरोध कर रहे हैं, और हम में से कई पहले ही हमेशा के लिए चले गए हैं। बस इसे खत्म होने दो। इस विद्वेष को अब से राक्षसों पर लक्षित करना होगा। नहीं दादी, मैं इसकी तलाश करने जा रहा हूँ। चेन यंग र ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में संकल्प चमक रहा था। घटिया हरकत छोड़ो, चेन होंग्यू चिल्लाया, और उसके प्रभावशाली व्यवहार ने चेन यंग र को तुरंत चौंका दिया। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी छोटे बच्चे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप स्वयं इसकी तलाश के परिणामों को नहीं समझते हो? जिस क्षण आपने पवित्र आध्यात्मिक पोशाक ले ली, आपका जीवन केवल आपका नहीं रह गया। चेन यंग र जिद्दी बनी रही, मैं इसे किसी भी समय हटा सकता हूं। बकवास। चेन होंग्यू अचानक उठ खड़े हुए। उसकी बनावट ऊंची नहीं कही जा सकती थी, बल्कि वह अकथनीय रूप से चौड़ी लगती थी। पवित्र आत्मा लड़की होने के अलावा वह मेरी एकमात्र पोती चेन होंग्यू थी। क्या आपने हमारे बारे में सोचा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी दादी और मैं कैसे परेशान नहीं होते? उनकी बातें सुनकर चेन यंग र की जिद आखिरकार नर्म हो गई। अचानक आगे बढ़ते हुए वह सेंशुई पोपो की बाहों में जोर से चिल्लाया। अपनी पोती को देखकर, जो अपनी आवाज खोने की हद तक रो रही थी, चेन होंग्यू अपना सिर हिलाने से नहीं रोक सका। तुम्हारी लड़की, आप इतना सख्त व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह इतना स्पष्ट है कि आप दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी इतना उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने पर जोर दे रहे हैं। और अब केवल आप ही दर्द में हैं। जैसे ही सेंशुई पोपो ने अपनी पोती को सांत्वना दी, उसने चेन होंग्यू पर तीखी नजर डाली। तुम्हारी हिम्मत अच्छी है। वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, मोटा बूढ़ा आदमी। मुझे अभी भी वह मानसिक सत्यनिष्ठा याद है जो आपने मुझसे प्रेमालाप करते समय दिखाई थी। दिखावे को बरकरार रखना आखिर क्या बात थी? जब उसका सामना अपनी पत्नी से हुआ, पहले बहुत आक्रामक स्पिरिट टेम्पल लीडर शक्तिहीन हो गया और नाराज होकर बैठ गया। थोड़े समय तक विचार करने के बाद उन्होंने घोषणा की, हम आत्मा मंदिर के संबंधकर्ता हैं और हम खोज में विशेषज्ञ नहीं हैं। यंग ए, शांत रहो।
आपके दादाजी तुरंत एलायंस को इसकी सूचना देंगे और इसकी खोज के लिए एक दानव शिकार दस्ते को भेजने के लिए कहेंगे। जब तक संभव होगा उसे बचाया जाएगा। अध्याय 576 आशा की मंद चमक। अपने दादाजी के बयान को सुनकर चेन यंग र ने अपना सिर हिलाया। अभी भी आंसुओं से धुंधली थी, लेकिन दानव शिकार दस्ते सभी रक्षा कर रहे हैं या दानव क्षेत्र में लड़ रहे हैं। कोई दानव शिकार दस्ता इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है जो उसे खोज सके? और इससे भी अधिक, यदि आप एलायंस को लिखते हैं तो कौन जानता है कि उन्हें प्रतिक्रिया दिखाने में कितना समय लगेगा। चेन होंग्यू ने कड़वी मुस्कान दिखाए, फिर क्या किया जाएगा? मैं बाद में एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को भी लिखूंगा और उनसे किसी भी हत्यारे को भेजने के लिए कहूंगा। यही वह अधिकतम कार्य है जो हम कर सकते हैं। यंग एर, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यह नहीं समझती हो कि मेरे जीवित वापस आने की संभावना कितनी अनिश्चित है। चेन यंग र ने मुंह बनाया और जैसे ही उसे लगा कि वह रोने वाली है, बाहर से एक सम्मानजनक कॉल आई। टेम्पल लीडर, नाइट टेम्पल के अनंतिम पवित्र शूरवीर नेता आपको अपना सम्मान दे रहे हैं। पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता। हालांकि चेन होंग्यू को चेन यंग र के मामलों के कारण उत्तेजित महसूस हुआ, पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता की उपाधि सुनकर उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। नाइट टेम्पल 6 महान मंदिरों का नेता है, इसलिए भले ही उनके पवित्र शूरवीरों के अस्थायी नेता ताकत के मामले में सर्वश्रेष्ठ में से नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बिल्कुल सबसे महान है, यहाँ तक कि कुछ अपर्याप्त रूप से मजबूत नेताओं से भी अधिक है। मंदिर परिचारक, उसे आमंत्रित करें जल्दी। चेन होंग्यू ने तुरंत आदेश दिया। उनके बगल में चेन यंग र कुछ और नहीं रो रहा था, चेन होंग्यू को ये बताने के लिए दौड़ रहा था, दादाजी, पवित्र शूरवीरों का यह अस्थायी नेता ठीक समय पर आ रहा है। उसे बस उसकी खोज के लिए कुछ पवित्र शूरवीरों की व्यवस्था करनी होगी। चेन होंग्यू ने गंभीरता से उत्तर दिया, शांत हो जाओ बच्चे। क्या आपको लगता है कि आपके दादाजी भी उत्तेजित नहीं हैं? तुम मेरी पोती हो। आइए इसे तब तक रोक कर रखें जब तक मैं पवित्र शूरवीरों के इस अस्थायी नेता का अभिनंदन नहीं कर देता। नाइट टेम्पल के पवित्र शूरवीरों के नेता को वास्तव में बदल दिया गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि हान कियान गठबंधन पक्ष में बने रहेंगे। अपनी दादी के साथ अंदर प्रतीक्षा करें। हाँ, चेन यंग र ने व्यथित महसूस करते हुए भी जवाब दिया और अंततः वापस अंदर जाने के लिए अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया। ये सेंशुई पोपो के निवास की तरह ही चेन होंग्यू का कार्यालय था। सभी कमरे काफी बड़े थे, बाहर बड़े हॉल थे और अंदर कुछ शयनकक्ष और बंद कमरे थे जो खेती के लिए विशेष थे। बहुत तेजी से तेज कदमों की आवाज गूंज उठी। उपरोक्त रिपोर्ट बनाने वाले ने एक बार फिर कहा, मंदिर के वरिष्ठ प्रमुख, पवित्र शूरवीरों के अंतरिम प्रमुख आ गए हैं। कृपया अंदर आएं। चेन होंग्यू की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई थी। तेज कदमों से गोल्ड कास्ट कवच पहने एक लंबा कद का शूरवीर प्रवेश किया। चेन होंग्यू इस बात से चकित थे, पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता ने न केवल पूर्ण कवच पहना हुआ था, बल्कि उन्होंने अपने चेहरे से मुखौटा भी नहीं हटाया था। एक तरह से यह उन्हें दुखी कर गया। ये स्थान युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि आत्मा मंदिर का सुरक्षित क्षेत्र था। इस तरह के कपड़े पहनने का साहस करना पवित्र शूरवीरों का यह अस्थायी नेता वास्तव में असभ्य था। पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता और 12वें गोल्ड नाइट ने मंदिर के नेता को बधाई दी। अपना मुखौटा न उतारकर मैं जो अनुचित व्यवहार प्रदर्शित कर रहा हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं मंदिर नेता से क्षमा मांगता हूं। कवच से एक स्पष्ट और उज्ज्वल आवाज आई। इतना छोटा, वह चेन होंग्यू की पहली प्रतिक्रिया थी, लेकिन उसे अपना जवाब शुरू करने का समय दिए बिना अंदर से हौंफने की आवाज आई। वह चेन यंग र की आवाज थी। तुरंत वह आकर्षक पवित्र आत्मा की पोशाक पहनकर अंदर से बाहर निकली। यहां तक कि सेंशुई पोपो भी उसे रोक नहीं सका। आप हैं। चेन यंग र गोल्ड फाउंडेशन नाइट के सामने पहुंचे, वह भी असाधारण रूप से प्रभावित हुए। यंग र, इसलिए आप भी यहां थे। ये सबसे अच्छा है, आपने मुझे आपकी तलाश करने की आवश्यकता से बचा लिया। ये कहते हुए इस गोल्ड फाउंडेशन नाइट ने अपना हाथ उठाया और अपना मुखौटा हटाकर एक बेहद युवा और बहुत सुंदर चेहरा दिखाया। वह कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग हाओ चेन था। चेन यंग र और लॉन्ग हाओ चेन ने कई वर्षों तक सहयोग किया था और वह उनकी आवाज से सबसे अधिक परिचित थी। इसी कारण जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी, वह पहचान गया और इसलिए सब कुछ नजरअंदाज कर घर से निकल गया। बॉस, जैसे किसी परिचित को देखकर उसने उससे बॉस कहा और रोते हुए खुद को लॉन्ग हाओ चेन की बाहों में फेंक दिया। जैसे ही वह आश्चर्यचकित होकर एक तरफ खड़ा हुआ, चेन होंग्यू इस जादुई चाल को समझने में पूरी तरह से असमर्थ था।
इस 9वें चरण के मानसिक गुरु की असाधारण बुद्धि के बावजूद वह अपनी आंखों के सामने की स्थिति को समझने में असमर्थ था। सांशुई पोपो भी बाहर आए और चेन होंग्यू के पक्ष में शामिल हो गए। लॉन्ग हाओ चेन को देखकर उसका आश्चर्य चेन यंग र से कम नहीं था। धीमी आवाज में उसने चेन होंग्यू से फुसफुसाया, ये जूनियर लॉन्ग हाओ चेन है। वह यहाँ क्यों है? यहाँ तक कि वह पवित्र शूरवीरों का एक अस्थायी नेता भी बन गया। लॉन्ग हाओ चेन कौन है? चेन होंग्यू को केवल यह महसूस हुआ कि यह नाम परिचित लग रहा था, लेकिन वह एक पल के लिए याद नहीं कर पाया कि यह कौन था। सांशुई पोपो ने उस समय डेमन स्लेयर प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति के कारण लॉन्ग हाओ चेन को पहचान लिया। वर्तमान हाओ चेन उस समय की तुलना में अधिक लंबा था और वह कहीं अधिक परिपक्व और वीर लग रहा था। यदि चेन यंगर ने उसे बॉस नहीं कहा होता तो वह उसे पहचान नहीं पाती। तुम मूर्ख हो, तुम्हें क्या लगता है कि नाइट टेम्पल में कितनी युवा प्रतिभाएं हैं? वह यंगर डेमन हंट स्क्वाड का कप्तान है, जिसने एंड्रोमेलियस के राक्षस देव स्तंभ को नष्ट कर दिया। सांशुई पोपो को सुनकर चेन होंग्यू ने तुरंत प्रतिक्रिया दिखाई, तो उसके सामने ये युवक कोई और नहीं बल्कि नाइट टेम्पल के इतिहास की शुरुआत के बाद से नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति लाइट लॉन्ग हाओ चेन का वंशज निकला। जैसे ही उसने चेन यंग र को सांत्वना दी, वह दोनों बुरे लोगों की ओर माफी मांगते हुए झुका। सांशुई पोपो धीरे धीरे आगे बढ़ी और चेहरे पर मुस्कान के साथ लॉन्ग हाओ चेन की ओर सिर हिलाया और चेन यंग र को उसकी बाहों से खींच लिया। हालांकि चेन यंग र और लॉन्ग हाओ चेन एक ही दानव शिकार दस्ते में हुआ करते थे, उनकी नज़र में उनकी पोती स्कोन ऑफ लाइट के अधीन बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अलावा चेन यंग र की अभी तक शादी नहीं हुई थी और वह लॉन्ग हाओ चेन के बहुत करीब थी। अगर इसकी खबर फैल गई तो अच्छा नहीं होगा। बॉस, तुम्हें उससे बचाना होगा। चेन यंग र को उसकी दादी ने खींच लिया था, लेकिन वह फिर भी अपनी इच्छा व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकी। लॉन्ग हाओ चेन आश्चर्यचकित रह गया, जबकि पास में मौजूद सांशुई पोपो ने तुरंत जवाब दिया, तुम क्या लड़की हो? आप थोड़ा भी शांत नहीं हो सकते? पवित्र शूरवीरों के अंतरिम नेता आपके दादाजी का स्वागत करने आए थे। चेन यंग र ने हाओ चेन को शिकायत की भावना से देखा और व्यक्त किया, फिर मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। मुझे वास्तव में एक मामले पर आपकी सहायता की आवश्यकता है। चेन यंग र का इतना रोता हुआ प्यारा चेहरा देखकर लॉन्ग हाओ चेन को दर्द महसूस हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सहमत हो गया। हालांकि चेन यंग र वास्तव में उनसे थोड़ी बड़ी थी, उस समय वे सभी एक ही टीम में थे, उन्होंने हमेशा उन्हें एक युवा बहन के रूप में माना। उनका स्वभाव सीधा सादा था और दलित होने के बावजूद भी वह किसी भी तरह के खतरे के सामने कभी पीछे नहीं हटती थी। ये लॉन्ग हाओ चेन के लिए पहली बार था जब उसने उसे इस तरह फूट फूट कर रोते हुए नियंत्रण खोते हुए देखा था। चेन होंग्यू अभी भी असमंजस में लॉन्ग हाओ चेन को देख रहा था और अब जब चेन यंग र शांत हो गया था तो उसने धीरे से आवाज दी, होली नाइट लीडर यंग र असभ्य हो गया है। कृपया बुरा ना माने, क्या आपको अभी अभी इस उपाधि के लिए पदोन्नत किया गया है? लॉन्ग हाओ चेन ने स्वाभाविक रूप से इस मानसिक गुरु का अर्थ समझा और तुरंत अपने दादा से प्राप्त पत्र उसे सौंप दिया। लॉन्ग तियानेन का पत्र पढ़ने के बाद चेन होंग्यू ने तुरंत क्षमा प्रार्थी भाव दिखाया, मैं भाई तियानेन का मतलब समझ गया हूँ। आप पवित्र शूरवीरों के नेता बिना किसी समस्या के हमारे क्षेत्र में रह सकते हैं। लॉन्ग हाओ चेन ने घोषणा की, मंदिर नेता चेन, हम इतने लंबे समय तक यहाँ रहने में असमर्थ हैं। उसके बाद हमें अपने आखिरी साथी को वापस लाने के लिए पुजारी के मंदिर की ओर बढ़ना होगा। चेन होंग्यू की आंखें हल्की सी चमक उठी, पवित्र शूरवीरों के नेता, मुझे डर है कि मैं किसी मामले में आपको नाराज कर दूंगा। चूंकि आपका दानव शिकार दस्ता पहले ही भंग हो चुका है, मेरा यंत्र को दानव शिकार दस्ते में वापस जाने देने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें मंदिर में ही रहना चाहिए। अरे! लॉन्ग हाओ चेन बहुत आश्चर्यचकित था और चेन यंग र के लिए भी ऐसा ही हुआ। जब से लॉन्ग हाओ चेन बंद दरवाजे के एकांत से बाहर आया था और एक के बाद एक अपने साथियों के साथ फिर से मिला था, यह पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। चेन होंग्यू ने वास्तव में चेन यंग र को उनके पास लौटने की अनुमति नहीं दी। चेन यंग र जवाब देना चाहती थी, लेकिन सांशुई पोपो ने उसे रोक दिया, जो उसकी बोलने की क्षमता को सील करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने तक पहुंच गया। जब वह लॉन्ग हाओ चेन और अपने दादा को देखती थी तो वह केवल असहाय रूप से चिंता कर सकती थी। चेन होंग्यू ने समझाया, चूंकि पवित्र शूरवीरों के नेता नाइट टेम्पल का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए मैं इस मामले को नहीं छिपाऊंगा। यंग एर की आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा 90 से अधिक है और वह हमारे आत्मा मंदिर की पवित्र आत्मा लड़की है।
साथ ही आत्मा मंदिर के इतिहास की शुरुआत के बाद से पवित्र आत्मा पोशाक पहनने में सक्षम पहली प्रतिभा है। इस कारण से आपको निकट भविष्य में अगले आत्मा मंदिर नेता के रूप में मेरी विरासत प्राप्त करने के लिए मंदिर में रहना होगा। इसलिए उसकी स्थिति विशेष है और एक शिकारी के रूप में अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए उपयुक्त नहीं है। दानव चेन होंग्यू का बयान सुनकर लॉन्ग हाओ चेन चुप हो गए। उसने चेन यंग र की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हालांकि उसे उसकी दादी ने रोक रखा था, लेकिन उसकी लालसा भरी निगाहें लॉन्ग हाओ चेन को पहले ही बहुत कुछ बता चुकी थी। लॉन्ग हाओ चेन ने कहा, नेता चेन यंग र के दृष्टिकोण को सुनना कैसा रहेगा? यदि वह एक दानव कातिल के रूप में बने रहने को तैयार नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल भी धक्का नहीं दूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय के साथ एक दानव शिकार दल का गठन करना पड़ता है। उसके बिना हम पूर्ण दानव शिकार दस्ता नहीं बन सकते। चेन होंग्यू ने लापरवाही से उत्तर दिया, यह एक साधारण बात है। हमारे आत्मा मंदिर की युवा पीढ़ी की कई सक्षम शक्तियां हैं। कृपया उनमें से किसी एक को चुनें, पवित्र शूरवीरों का नेता, और वही होगा। मैं एलायंस को रिपोर्ट करूंगा और वे आपकी टीम के एक सदस्य को बदलने के लिए अपवाद बनाएंगे। यहां तक कि सेंशुई पोपो ने भी उन्हें जिद्दी कहा था, इसलिए कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि इस मंदिर नेता का स्वभाव कैसा होगा। आपने जो बात तय कर ली है वह बहुत कम ही बदलेगी। लॉन्ग हाओ चेन ने चेन यंग र को असहाय रूप से देखा, लेकिन फिर उसके हाव भाव में भयंकर परिवर्तन देखने में आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह आंसुओं के साथ बहने की कगार पर है। मंदिर प्रमुख, कृपया पुनर्विचार करें। आत्मा मंदिर के नेता के रूप में उसके पास दानव हत्यारे को आदेश देने का अधिकार नहीं है। चेन होंग्यू ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। पवित्र शूरवीरों के नेता, कृपया अपनी स्थिति के बारे में सोचें। आप मुझसे इस तरह बात करने के लिए अयोग्य हैं। आप अब जा सकते हैं। आगंतुक की ओर मुड़कर इस मंदिर नेता ने जादूगली झेंगजी मंदिर नेता की तुलना में अधिक अप्रिय रवैया प्रदर्शित किया। बेशक इसका मुख्य कारण चेन यंग र के साथ उनका रिश्ता था। लॉन्ग हाओ चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। नहीं, आप गलत हैं। मेरा मानना है कि मैं समान रूप से बोलने के योग्य हूं। पवित्र शूरवीरों के नेता के रूप में मेरी पहचान के अलावा मेरे पास मेरे दानव शिकार दस्ते का शीर्षक है। चेन होंग्यू चुप हो गया। युवक, अपने व्यवहार पर ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि आप औचित्य ध्वज के रूप में काम करने के लिए कुछ निकाल सकते हैं। आपकी आयु कितनी है और आपकी साधना का स्तर क्या है? आपके दानव शिकार दस्ते का शीर्षक किस कारण से है? लॉन्ग हाओ चेन स्वाभाविक रूप से शीर्षक वाले दानव शिकार दस्ते से संबंधित सर्वोच्च उपाधि का जिक्र कर रहे थे। ये दानव शिकार दस्ते के लिए सर्वोच्च सम्मान है, साथ ही किसी भी दानव शिकार दस्ते द्वारा हासिल की गई सबसे शानदार स्थिति भी है। शीर्षक वाले दानव शिकार दस्ते के कप्तान की स्थिति 6 महान मंदिरों के किसी भी नेता से कम नहीं है। लॉन्ग हाओ चेन ने लापरवाही से जवाब दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एलायंस नियम में एक विशेष स्थिति अपर्याप्त खेती के साथ एक दानव हंट स्क्वाड को शीर्षक देने की अनुमति देती है। ये गठबंधन के लिए योगदान पर्याप्त स्थिति है। चेन होंग्यू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्या आप एंड्रोमलियस दानव देवता स्तंभ के विनाश की बात कर रहे हैं? वाकई ये योगदान वाकई कुछ इसी तरह का है, लेकिन एंड्रोमलियस के दानव देवता स्तंभ का विनाश कहानी का केवल आपका पक्ष है, जिसे एलायंस अभी भी सत्यापित नहीं कर सकता है। अपने दानव शिकार दस्ते को एक शीर्षक वाले तक बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग करना काफी अहंकारपूर्ण है। लॉन्ग हाओ चेन ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं इस योगदान की बात नहीं कर रहा हूं। दानव शिकार दस्ते के नियमों में दानव देव स्तंभ के विनाश का कोई नियम नहीं है, लेकिन एक और नियम है। यदि एक दानव शिकार दस्ते ने हत्या कर दी 3 या अधिक दानव देवताओं के लिए, वे स्वयं को पहले से ही शीर्षक से बुलाने के योग्य होंगे। चेन होंग्यू ने बड़ी चिंता दिखाई, क्या आप कह रहे हैं कि आपने पहले ही कम से कम 3 राक्षस देवताओं को मार डाला है? लॉन्ग हाओ चेन ने अपने दाहिने पैर को जमीन पर दबाया और अपने सोने के पिघले हुए कवच को हटाते हुए सुनहरी रोशनी की एक लहर छोड़ी। अपने परिधान की आस्तीन को ऊपर उठाते हुए उन्होंने अपना योगदान बिंदु टोकन प्रकट किया। योगदान बिंदु टोकन पर रिकॉर्ड को गलत साबित नहीं किया जा सकता है। कृपया किसी को निरीक्षण के लिए ले जाएं। मंदिर नेता, हमने क्रमिक रूप से सर्प डेविल डेमन गॉड एंड्रोमेलियस, गोब्लिन नाइट डेमन गॉड सीवे और क्लियर विशन डेमन गॉड क्रोसिल को मार डाला है। वह सभी अंतिम प्रहार करने वाला व्यक्ति था। उसकी बात सुनकर चेन होंग्यू अपनी अभिव्यक्ति बदलने से खुद को नहीं रोक सका, और पास के सेंशुई पोपो के लिए भी यही सच था। लॉन्ग हाओ चेन के समूह के सर्प शैतान दानव देवता को मारने की प्रक्रिया को चेन यंग र द्वारा विस्तार से बताया गया था,
लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग हाओचेन ने वास्तव में 2 अन्य राक्षस देवताओं को मार डाला था। एंड्रोमलेस की हत्या को पूरी तरह से एक आकस्मिक घटना कहा जा सकता है, लेकिन क्या यह उन सभी लोगों के मामले में हो सकता है जिनकी उन्होंने हत्या की है? और लॉन्ग हाओचेन ने जो कहा वह सही था। दानव शिकार दस्तों के नियमों के अनुसार अब वे वास्तव में एक उपाधि प्राप्त करने के योग्य थे और अब अन्य दानव शिकार दस्तों के समान नियमों से बंधे नहीं थे। यह उपाधि उनका कहीं भी और हमेशा पीछा करेगी। शीर्षक वाले दानव शिकार दस्ते का सदस्य होना सम्मान का शिखर है और एक ऐसी स्थिति है जो एक मंदिर नेता से भी आगे है। आखिरकार मंदिर के नेता शासक और कमांडर हैं या उन्हें नियंत्रण में रहने वाले के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लेकिन शीर्षक वाले ग्रेट डेमन स्लेयर्स टेम्पल एलायंस के पूर्ण नायक हैं। चेन होंग्यू की अभिव्यक्ति नर्म हो गई और उसने अपने अवचेतन मन से पूछा, तो उनके पास वर्तमान शीर्षक क्या है? दक्षिण पूर्वी किले से प्रस्थान के समय हमने योद्धा मंदिर के नेता क्यू योगहाओ से हमारे लिए गवाही देने के लिए कहा है और हमें औपचारिक रूप से एक उपाधि प्राप्त करने के लिए हमारा आवेदन प्राप्त हुआ है। अतीत में जब हम एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर थे, जब हम डेमन गॉड स्लेयर्स के वीर सदस्यों से मिले, तो उनके नेता चेन जिडियन ने यह नहीं पूछा था कि क्या हम भविष्य में उनकी उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक हैं। लेकिन मैंने अस्वीकार कर दिया है। मात्र दानव देवता हत्यारे मानव जाति में शांति और विकास नहीं ला सकते। उस समय मैं और मेरे साथी भविष्य के शीर्षक के लिए एक नाम लेकर आए, जो है डिम ग्लो ऑफ होप। अध्याय 577 चुनौती भाग 1 आशा की मंद चमक। इन 4 शब्दों को सुनकर चेन होंग्यू खुद को भावनात्मक रूप से प्रभावित दिखाने से नहीं रोक सका। बगल की ओर सेंशुई की अभिव्यक्ति हैरान करने वाली थी। वे दोनों इस नाम के पीछे लॉन्ग हाओचेन की दूरगामी महत्वाकांक्षा को समझ सकते थे। इन शब्दों को सुनकर चेन यंगर की आंखों में स्थायी भाव अंततः शांत हो गया। उस समय जब लॉन्ग हाओचेन ने डिम ग्लिमर ऑफ होप के इस शीर्षक का उल्लेख करने के लिए चेन जिडियन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यहां तक कि उनके अपने दानव हंट स्क्वाड के सदस्यों ने भी इसे बाद के लक्ष्य के रूप में लिया जिसकी वे शायद कुछ दिनों में आकांक्षा कर सकते थे। 100 साल। लेकिन केवल कुछ वर्ष बीत जाने के बाद लॉन्ग हाओचेन, जो अभी भी 20 साल का नहीं हुआ था, वर्षों पहले वह पहले से ही कह रहे थे कि वे आशा की मंचमक की उपाधि प्राप्त करने के कगार पर हैं। चेन यंगर के दिल में सम्मान की एक अतुलनीय भावना जाग उठी और नर्म दूध सफेद आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक उसके शरीर से उठी। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक चली गई, जैसे ही चेन यंगर ने अगले ही पल अपनी आंदोलन क्षमता वापस पाली और लॉन्ग हाओचेन की तरफ चली गई। कैप्टन, क्या आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं? क्या हम सचमुच अपनी डिग्री पाने के योग्य हैं? चेन यंगर ने लॉन्ग हाओचेन का हाथ पकड़ा और जोर से हिलाया। हालांकि वह सामग्रियों और वस्तुओं के लिए बहुत लालची नहीं थी, लेकिन वह इस तथ्य को बहुत महत्व देती थी कि उसका अपना दानव हंट दस्ता एक खिताब जीत सकता है। इस राजसी सम्मान से चेन होंग्यू और सेंशुई पोपो में भी कुछ ईर्ष्यालु भावनाएं उत्पन्न हुई। वास्तव में मानव इतिहास के 6000 वर्षों में उपाधि प्राप्त करने में सक्षम दानव शिकार दस्तों की कुल संख्या 20 से भी कम है, और वर्तमान युग में इन शीर्षक वाले दानव शिकार दस्ते में से केवल 2 ही थे। लॉन्ग हाओचेन ने एक फीकी मुस्कान दी। हालांकि हमारी ताकत अभी भी टाइटल डेमन हंट स्क्वाड के नाम से मेल खाने से परे है, हमारे पास निश्चित रूप से अपना खुद का एक टाइटल है। अद्भुत, ये सचमुच अद्भुत है। कैप्टन, मैं चाहे कुछ भी हो वापस आना चाहता हूं और सबके साथ मिलकर लड़ना चाहता हूं। मैं इससे पूरे दिल से प्यार करता हूं। ये कहते हुए चेन यंगर ने अचानक अपना सिर चेन होंग्यू की ओर घुमाया। दादाजी, आप मुझे नहीं रोक सकते। आपके पास एक दानव शिकारी को उसकी अपनी टीम में लौटने से रोकने का अधिकार नहीं है। जानना, कैप्टन के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में हम आग और पानी से गुजरे हैं और गठबंधन में जबरदस्त योगदान दिया है। लेकिन टीम में उसके पास सम्मन जादू का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था और वह हमेशा बाकी सभी के लिए बोझ था। परंतु मेरे साथियों ने कभी भी मेरे प्रति असंतोष व्यक्त नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब, उन्होंने मुझे हमेशा सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा, खासकर कैप्टन ने, जिसने हर समय सबसे शक्तिशाली दुश्मनों का सामना किया और दुश्मनों के सबसे शक्तिशाली हमलों को सहन किया। और हर बार ऐसा होने पर वह अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहे सभी लोगों को केवल एकटक देखता रह जाता था, कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता था। लेकिन अब जब मैं अंततः एक सच्चा सम्मानकर्ता बन गया हूं अपनी खुद की शक्ति के साथ, तो मैं अभी अपनी टीम से अलग होने का विकल्प कैसे चुन सकता हूं? मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूं? दादाजी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तक तुम मुझे मार नहीं डालोगे तब तक तुम भी ऐसा नहीं कर सकते।
अन्यथा मैं अपने साथियों के साथ रहने के लिए वैसे भी अपनी टीम में लौट आऊंगा। चेन यंग र का भाषण बहुत गंभीर था। एक बार फिर उनके आंसू छलक पड़े, लेकिन उनके शब्द अतुलनीय रूप से स्थिर थे, उनमें कोई मनोरंजन या छूट नहीं थी। सेंशुई पोपो के चेहरे पर अभी भी स्पष्ट रूप से झिझक के भाव थे। वह एक दानव कातिल भी हुआ करती थी, और वह स्पष्ट रूप से टीम के सदस्यों के बीच एकता की भावनाओं को जानती थी, और यह गहरी भावना अनगिनत जीवन और मृत्यु के अनुभवों से उत्पन्न हुई थी। हमवतन के रूप में उनकी भावनाएं अक्सर एक ही परिवार के रिश्तेदारों से अपनी तुलना करने के लिए पर्याप्त थीं। कौन जानता था कि एक दूसरे को खतरनाक स्थिति से बचाने के लिए उन्होंने कितनी बार हर संभव कोशिश की थी। उस सटीक क्षण में चेन यंग र के दृढ़ शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे और वह उसे भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लेकिन चेन होंग्यू का दृष्टिकोण वैसा नहीं था। चाहे वह अपनी पत्नी से डरता था, अंततः वह आत्मा के मंदिर का नेता है, वर्तमान स्थिति में सर्वोच्च अधिकार और शक्ति वाला एकमात्र व्यक्ति है। लॉन्ग हाओ चेन और उसकी अश्रुपूरित पोती को देखकर चेन होंग्यू की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कम हो गई। उसने लॉन्ग हाओ चेन की ओर एक दृढ़ दृष्टि दी। मेरी गहरी क्षमायाचना, पवित्र शूरवीरों के नेता। मैं अपने पिछले शब्द वापस ले रहा हूं जो मैंने भावनात्मक आवेग में आकर कहे थे। इस डिम ग्लो ऑफ होप शीर्षक को अर्जित करने के लिए बधाई। कई वर्षों में 6 महान मंदिरों में से सभी ने एक दूसरे के लिए बलिदान दिया है। कौन जानता है कि कितने माता पिता ने अपने बच्चों को युद्ध के मैदान में कदम रखते देखा है, केवल उनकी लाशें वापस लौटते हुए, कभी कभी तो पूरी भी नहीं। आत्मा मंदिर के नेता के रूप में मैं एक दानव हत्यारे के रूप में यंग र के सम्मान के महत्व को समझता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे उसे नहीं रोकना चाहिए, और निश्चित रूप से मेरे अंदर कुछ स्वार्थी उद्देश्य हैं। मेरी केवल यही एक पोती है, लेकिन मैं निश्चित रूप से इन स्वार्थी कारणों से उसे आपके पास वापस आने से नहीं रोक रहा हूं। इस बिंदु पर पहुंचकर चेन होंग्यू ने पवित्र शूरवीरों के नेता कृपया चेन यंग र पर पवित्र आत्मा के वस्त्र की ओर इशारा किया। यंग र द्वारा पहने जाने वाले वर्तमान परिधान को पवित्र आत्मा वस्त्र कहा जाता है। ये हमारे आत्मा मंदिर द्वारा बनाए रखा गया एकमात्र दिव्य उपकरण है। यह 108 स्प्रिट गोलियों से सुसज्जित है, जो सभी हमारे मंदिर के 9वें चरण से पावर हाउस द्वारा पीछे छोड़ दी गई थी। ऐसा कहा जा सकता है कि यह पोशाक मंदिर की कई दर्जन पीढ़ियों द्वारा किए गए प्रयासों से आई है, जिसे अंततः पूरा किया गया। लेकिन इसके पूरा होने के दिन से लेकर अब तक केवल यंग एर ही इसे पहन सकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी सहज आध्यात्मिक ऊर्जा 90 से अधिक है, जो उसे पवित्र आत्मा लड़की के संविधान का आशीर्वाद देती है। बिल्कुल आपकी तरह वह भी भगवान की पसंद है। सम्मानकर्ता आपके शूरवीरों के समान नहीं होते हैं, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली सम्मानियों का शरीर भी कमजोर होगा। हमारा आत्मा मंदिर यंग र के बिना ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे जोखिम लेने नहीं दे सकता। इसे और 10 साल दीजिए और यह निश्चित रूप से हमारे आत्मा के मंदिर की सच्ची आधारशिला बन जाएगा। उस समय वह अब की तुलना में युद्ध के मैदान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी। इसलिए आत्मा मंदिर के नेता के रूप में मुझे उसे उस जीवन में लौटने से रोकना होगा। मुझे लगता है आप समझेंगे। ऐसा नहीं होगा दादा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। कैप्टन, मुझे टेलीपोर्ट कर दो। इस तरह दादाजी भी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। चेन यंग र ने हाओचेन की बाहों को घुमाया क्योंकि उसने उसे टॉवर ऑफ इटर्निटी पर टेलीपोर्ट करने के लिए कहा। लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह चेन होंग्यू की वर्तमान भावनाओं को समझ सकता था। क्या वर्तमान चेन होंग्यू एकांत से बाहर आने के समय अपने दादा लॉन्ग तियानयिन की तरह नहीं थे? उस समय उन्होंने उसी कारण से उसके लिए चीजों को अविश्वसनीय रूप से कठिन बना दिया था। किसी भी मंदिर के लिए 90 से अधिक की एक सहज आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा एक अतुलनीय मूल्य। वह एक पृथ्वी विध्वंसक बिजली घर है, जो एक दिन दानव देव सम्राट से मेल खाने की क्षमता के साथ पैदा हुआ है। ऐसे शक्तिशाली नेता के साथ किसी भी मंदिर का भविष्य अत्यंत समृद्ध होगा। मंदिर के नेता के रूप में चेन होंग्यू के पास चेन यंग र को यहां रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और जैसा कि चेन होंग्यू ने कहा, यंग एर बाकी सब चीजों से पहले थी एक सम्मानकर्ता। कैयर और वह स्वयं दोनों देवताओं द्वारा चुने गए थे, लेकिन जीवित रहने की उनकी क्षमता चेन यंग र से अधिक है। विशेष रूप से उनके पास अनंत काल का टॉवर है, जो पीछा करने से बचने के लिए किसी भी समय दूसरे क्षेत्र में टेलीपोर्ट करने में सक्षम है। दुश्मन। अंत में यही कारण है कि लॉन्ग तियानयिंग और शेंग यू ने अपनी टीम को शांति से रहने दिया। यंग र थोड़ी देर धैर्य रखें। लॉन्ग हाओचेन ने चेन यंगर के कंधों को थपथपाया, अंततः उसे शांत किया। लेकिन उसे देखकर उसने अपने दादाजी की शक्ल देखी और दादी बहुत सतर्क हो गई।
चेन होंग्यू रक्षात्मक रुख अपनाने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि वह गुप्त रूप से प्रभावित हुआ, यह महसूस करते हुए कि लॉन्ग हाओ चेन नाम का ये युवक वास्तव में एक महान चीज है। वह अपनी पोती के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, जिसमें उसकी अत्यधिक जिद भी शामिल थी। जब तक वह वास्तव में आश्वस्त नहीं हो जाती, तब तक उसके आज्ञाकारी बने रहने और सुनने का कोई रास्ता नहीं था। कम से कम अपनी तरफ से ये कीमती पोती कभी इतनी आज्ञाकारी नहीं थी। मंदिर नेता, मैं वास्तव में आपकी आशंकाओं को समझ सकता हूं, लेकिन यंग एयर मेरी टीम का हिस्सा है, हमें वास्तव में उसकी जरूरत है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। एक कप्तान के रूप में अपने साथियों की सुरक्षा करना मेरी सतत जिम्मेदारी है। मैं इस भलाई के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जब तक वह जीवित है, मैं दुश्मनों को उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। चेन होंग्यू ने शांत और संयमित रूप दिखाया, क्या आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि आपकी अपनी ताकत ही काफी है? लॉन्ग हाओ चेन ने जवाब दिया, टेम्पल लीडर, हमारी टीम एक संपूर्ण संस्था है, और कम से कम उसी स्तर पर मैं ये कहने का साहस करता हूं कि हमारे पास जीवित रहने की सबसे बड़ी संभावना है। इसके बाद वरिष्ठ चेन जिडियन ने हमें महाकाव्य स्तर के उपकरण का एक टुकड़ा सौंपा, जिसे सोल बाइंडिंग चेन कहा जाता है। आपको उनके बारे में यंग र से सुनना चाहिए था, उनमें जीवन साझा करने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में, जिस क्षण हम पर एक दुश्मन का अचानक हमला होता है, हम दूसरे दुश्मन से नुकसान उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी टीम का प्रत्येक सदस्य पौराणिक स्तर के उपकरणों से सुसज्जित है। अब हमारे पास 2 दिव्य उपकरण और महाकाव्य उपकरणों के 4 टुकड़े भी हैं। यंग र के पवित्र आत्मा वस्त्र की गिनती नहीं है। मुझे हमारी आत्म संरक्षण क्षमताओं पर भरोसा है। वह जिन दैवीय उपकरणों का उल्लेख कर रहे थे, वे उनके दिव्य घोंघा शील्ड और कयर डेथ गॉड्स किट थे, और महाकाव्य स्तर के उपकरण के 4 टुकड़े थे, सोल बाइंडिंग चेस, इटर्नल मेलोडी, लाइट और ब्लू रेन की देवी एरिया, लाइट का हिबिकस। टावर ऑफ इटर्निटी की गिनती नहीं की गई, क्योंकि अपने टेलीपोर्टेशन के अलावा वह वास्तव में अपनी अन्य शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहता था। इसलिए इटर्नल मेलोडी को केवल महाकाव्य स्तर के टेलीपोर्टेशन उपकरण के एक टुकड़े के रूप में गिना गया था। 2 दिव्य उपकरण और महाकाव्य गियर के 4 टुकड़े। चेन होंग्यू के चेहरे की मांसपेशियां स्पष्ट रूप से हिल गईं। ऐसे सुपर उपकरण कम मूल्य में कैसे मिल सकते हैं? और आपका समूह कितना युवा था? एक पल के लिए चेन होंग्यू को नहीं पता था कि उसे लॉन्ग हाओ चेन को कैसे अस्वीकार करना जारी रखना चाहिए। अपने पति की झिझक को देखकर सेंशुई पोपो ने कहा, उपकरण और हथियार आखिरकार बाहरी वस्तुएं हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पर्याप्त ताकत है। हालांकि यंग र पहले ही 7वीं सीढ़ी पार कर चुकी है, लेकिन उसकी क्षमताएं अपर्याप्त हैं। कैप्टन लॉन्ग, आप क्या सोचते हैं? इसलिए हम यंग र को उसकी टीम में लौटने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन उसे यह वादा करना होगा कि वह खोज पूरी करने के लिए एक निश्चित समय तक राक्षस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी। गठबंधन में योगदान देने के लिए पवित्र युद्ध में भाग लेते हुए मैरियट बीस्ट माउंटेन पास में रहना आपके लिए सबसे अच्छा है। अध्याय 578 चुनौती भाग 2। सवाल से बाहर। लॉन्ग हाओ चेन के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना चेन यंग रा ने तुरंत दृढ़ता से मना कर दिया, दादी, हम पहले से ही एक शीर्षक वाले दानव शिकार दस्ते हैं। अब उनके पास हमें रोकने का अधिकार नहीं है। मुझे बॉस और अन्य लोगों का अनुसरण करना चाहिए और उनके साथ पूरे मिशन पर जाना चाहिए। मैं समझता हूँ। चेन होंग्यू की आंखें चमक उठी और उनका स्वर गहरा हो गया। आप जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन इसके लिए हर किसी को अपनी ताकत से मेरे सामने अपना आत्मसंरक्षण कौशल साबित करना होगा। चेन यंग रा ने शून्यता से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके दादा उसे कोई आकर्षक उत्तर देंगे। हमें इसे कैसे साबित करना चाहिए? चेन होंग्यू ने घोषणा की, जब तक आप और आपके साथी मुझे हराने में कामयाब होते हैं, मैं स्वीकार करूंगा कि आप अपनी रक्षा करने में काफी सक्षम हैं। यह असंभव है। चेन यंग र को तुरंत समझ आ गया कि उसके दादाजी उन्हें वही संदेश अलग तरीके से बता रहे थे। सही तौर पर वह सहमत थे, लेकिन वास्तव में वह दूसरे तरीके से उनके लिए चीजों को कठिन बनाना चाहते थे। चेन होंग्यू कोई और नहीं बल्कि टेम्पल एलायंस के शीर्ष दिग्गजों में से एक थे, एक दुर्जय 3री रैंक के मानसिक मास्टर, जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा 300,000 तक पहुंच गई थी। निस्संदेह किसी भी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा किसी सम्मानकर्ता के लिए ताकत का निर्णायक कारक नहीं है, क्योंकि वे ज्यादातर अपने सम्मान पर भरोसा करते थे, जिससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी सुरक्षित बैकअप ताकत बन जाती थी। तो वास्तव में स्पिरिट टेम्पल एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके पास 6 मंदिरों में से 9वें चरण की सबसे अधिक शक्तियां थीं।
लेकिन उनकी लड़ने की ताकत सबसे बड़ी नहीं है। सामान्य सम्मनियों ने अपने सम्मन जादू के साथ साथ केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रशिक्षित किया और किसी अन्य कौशल या क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा साधना स्वाभाविक रूप से अधिक कुशल हो गई। सीधे शब्दों में कहें तो अगर चेन होंग्यू को अपनी 300,000 यूनिट आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ लोंग तियानयिंग का सामना करना पड़ा जो 200,000 यूनिट तक पहुंच रही थी, तो उसे निस्संदेह हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही युद्ध का मैदान होता तो असंख्य दुश्मनों का सामना करते हुए चेन होंग्यू निस्संदेह लोंग तियानयिंग की तुलना में अधिक उपयोग दिखाते। चेन होंग्यू ने घोषणा की, चुन की चीजें ऐसी हैं, छोड़ने के बारे में मत सोचो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी छोटी सी साजिश के बारे में नहीं जानता। अगर मैं आपको अपनी टीम में लौटने की इजाजत दूं तो आप तुरंत यांग वेंझाओ को बचाने के लिए उनके साथ जाएंगे। यांग वेंझाओ, लोंग हाओ चेन ये नाम सुनकर चौकन्ने हुए बिना नहीं रह सका। उनकी डेमन स्लेयर चयन प्रतियोगिता के समय उन्हें यांग वेंझाओ और डुआन यी को नाइट टेंपल की युवा पीढ़ी की 3 बड़ी उम्मीदों के रूप में जाना जाता था। लेकिन वह लंबे समय से यांग वेंझाओ से नहीं मिले थे, और यांग वेंझाओ न केवल चेन यंगर के मंगेतर थे बल्कि रक्षा और रणनीति के दिव्य शूरवीर यांग हाओहान के पोते भी थे। यंग ए, समस्या क्या है? यांग वेंझाओ को क्या हुआ? लोंग हाओ चेन ने जल्दी से चेन यंगर से पूछा। उसका प्रश्न सुनकर चेन यंग र की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह राक्षसों द्वारा पकड़ लिया गया है। इसमें वह जीवित है या नहीं ये स्पष्ट नहीं है, पर मूल रूप से यांग वेंझाओ और डुआन यी के दानव शिकार दस्ते ने पवित्र युद्ध शुरू होने के बाद दुश्मन के पीछे से लड़ने के लिए दानव क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्हें युवा पीढ़ी के शीर्ष दानव शिकार दस्तों में स्थान दिया गया था। कुल मिलाकर उनकी टीम बनाने वाली प्रतिभाएं हाओचेन की टीम से बहुत कमतर नहीं थीं। राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में लगातार संघर्ष करने के बाद उनकी ताकत में भारी प्रगति हुई, और यांग वेंझाओ और डुआन यी ने अच्छी चालाक, सूक्ष्म सोच और उचित आदेश क्षमता का प्रदर्शन किया। इसलिए शुरू से ही वे राक्षस क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने काफी संख्या में चुनौतीपूर्ण खोज पूरी की। जैसे जैसे समय बीतता गया और उनके वास्तविक युद्ध कौशल में वृद्धि हुई, ये दानव हंट दस्ता लोंग हाओचेन के समूह के जागरण में कमांडर ग्रेट दानव हंट दस्ता बन गया। हालांकि वे एक ही रास्ते पर नहीं चल रहे थे। लोंग हाओचेन, ल्यूक्शी, यांग वेंझाओ और डुआन यी के दानव शिकार दस्ते इस दिन तक पहले ही कमांडर के पद तक पहुंच चुके थे। उनके 4 दानव शिकार दस्ते 5 साल से भी कम समय के लिए स्थापित किए गए थे। ये दानव शिकार दस्तों के इतिहास में बस एक चमत्कार था। लेकिन यांग वेंझाओ और डुआन यी के दानव शिकार दस्ते के साथ अंततः एक दुर्घटना हुई। पवित्र युद्ध पहले से ही लगभग 2 वर्षों तक चला था और वे इस पूरे समय राक्षस क्षेत्र में लड़ रहे थे और वर्ष में लगभग केवल एक बार लौटते थे। लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने पूरी तरह से तैयार योजनाओं और युद्ध व्यवस्था के साथ आपूर्ति के परिवहन प्रदान करने के प्रभारी राक्षस सैनिकों पर हमला किया। फिर भी वह बिल्कुल सुरक्षित मिशन विफलता में समाप्त हो गया। इसका सीधा सा कारण ये था कि वे इतने बदकिस्मत थे कि उन्हें एक राक्षस देवता का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में बात करते हुए ये लोंग हाओचेन से संबंधित था। जिस राक्षस देवता से उनका सामना हुआ वह एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को मजबूत करने के लिए अग्रिम पंक्ति में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। मानव किलों में तैनात उनके सैनिकों में एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास में दानव देवताओं की सबसे कमजोर श्रृंखला थी। उनके कमांडर आखिरकार दानव देवता इमोसिट्री थे। उस समय जब लोंग हाओचेन का समूह एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर आया और 2 राक्षस देवताओं को मारने में योगदान दिया, सिट्री को भी महत्वपूर्ण चोटें आईं। ऐसी परिस्थितियों में दानव पक्ष स्वाभाविक रूप से एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास से जुड़ी स्थिति से चिंतित हो गया और उसने एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को सौंपे गए राक्षसों की ताकत को मजबूत करने के लिए तुरंत एक दानव देवता को भेजा। इस दानव देवता को शीर्ष 24 में होने के कारण उच्च स्थान दिया गया था। ठीक उसी तरह दानव शक्तियों के बीच एक अनुभवी। इस प्रकार यांग वेंझाओ और डुआन यी के 2 दानव शिकार दस्ते को विफलता का सामना करना पड़ा। हालांकि ये दानव देवता अपने दानव देवता स्तंभ को नहीं ले जा रहा था, उसकी ताकत उसकी सहनशक्ति की सीमा से परे थी। अंतिम परिणाम एक आपदा था और उसके दानव शिकार दस्ते लगभग नष्ट हो गए थे। यांग वेंझाओ और डुआन यी को विभिन्न चोटों के साथ पकड़ा गया था और एकमात्र व्यक्ति जो जीवित वापस आया वह डुआन यी की टीम का हत्यारा था, जिसने जानकारी दी थी। दुर्घटना स्थल मैरियाड माउंटेन दर्रे के काफी करीब था। ये जानवर, लेकिन जो जानकारी वह वापस भेज रहा था उसे पारित करने के बाद ये हत्यारा अंततः मर गया। ये समाचार मिलने के बाद चेन यंग र कैसे लापरवाह रह सकते थे।
वह तुरंत बेहद घबराई हुई लग रही थी। मूल रूप से चेन होंग्यू और सेंशुई पोपो ने चेन यंग र को सूचित करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन संयोग से उसे इसके बारे में पता चला। चेन यंग र की कहानी सुनने के बाद लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति अचानक बेहद बदसूरत हो गई। सबसे पहले दानव शिकार दस्तों के बीच साथी सैनिकों के संबंधों का उल्लेख न करते हुए यांग वेंझाओ और डुआन ये दोनों नाइट टेम्पल की दुर्लभ प्रतिभाएं थे। वे प्रतिभाशाली शूरवीर थे जो संभवतः भविष्य में दिव्य शूरवीर बन सकते थे। चूंकि उन्हें पकड़ लिया गया था, लॉन्ग हाओचेन को उन्हें बचाना था, चाहे वह मामले के बारे में किसी भी दृष्टिकोण से सोचे। भले ही उनकी वर्तमान ताकत उनकी सफलता की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं थी, फिर भी उन्हें कम से कम एक कोशिश तो करनी ही थी। यांग हाओहान ने लॉन्ग हाओचेन को जो अच्छी देखभाल दी वह उसकी यादों में दर्ज है। इस नाइट टेम्पल लीडर के समर्थन के बिना शायद उसे पवित्र युद्ध शुरू होने से पहले दानव देवता सम्राट के पास भेज दिया गया होता। एक गहरी सांस लेते हुए लॉन्ग हाओचेन ने चेन होंग्यू की ओर देखा और गंभीरता से घोषणा करते हुए कहा, वरिष्ठ, मैं आपके पहले के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। मैं अपने साथियों के साथ मिलकर इसे चुनौती देने को तैयार हूं। लेकिन मुझे आशा है कि आपकी स्थितियां हल्की होंगी। हमारे कनिष्ठों के समूह के सामने क्या आप कम से कम अपने उपकरण नहीं पहन सकते? चेन होंग्यू ने नहीं सोचा था कि लॉन्ग हाओचेन अभी भी इस स्पष्ट कष्टप्रद प्रमाण को स्वीकार करेगा। एक पल के लिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन वह इस लॉन्ग हाओचेन के लिए कुछ सराहना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। तथ्य यह है कि इस युवक ने उसे चुनौती देने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि डुआन यी और यांग वेंझाओ को बचाने का उसका निर्णय पहले ही हो चुका था। यदि उनकी पोती इसका हिस्सा नहीं होती, तो चेन होंग्यू एक शक्तिशाली दानव हंट दस्ते के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते। लेकिन जब इसमें उसकी पोती शामिल थी, तो वह चेन यंग र को इतना जोखिम कैसे लेने दे सकती थी? लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह उन शब्दों को वापस ले जो उसने अभी घोषित किए थे। एक मंदिर नेता के रूप में उनके पास किसी के शब्दों को वापस लेने का कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, आपकी चुनौती का सामना करते समय मैं किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं करूंगा। मैं आपको समय चुनने दूंगा और स्थान मेरे आत्मा मंदिर का जानवर युद्ध क्षेत्र होगा। लॉन्ग हाओचेन ने थोड़ा सिर हिलाया। टेम्पल लीडर, हमने यंग एर को लंबे समय से नहीं देखा है। कृपया हमें इस बीच उससे जुड़ने दें, इससे हमारी युद्ध रणनीति की व्यवस्था में सुविधा होगी। अच्छा, फिर भी यदि आपकी पार्टी इस असंख्य जानवर पर्वत दर्रे को छोड़ना चाहती है, तो सावधान रहें कि हमारे आत्मा मंदिर में आपका कभी भी स्वागत नहीं किया जाएगा। साथ ही हम मंदिर की सेना भेजकर तुम्हें रोकेंगे। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, शांत रहें, इस तरह की स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। फिर अपना मुखौटा वापस पहनने से पहले, चेन यंग र के साथ जाने से पहले उन्होंने चेन होंग्यू को एक मानक सज्जन सलामी दी। बॉस, मैं। जैसे ही वे चले गए, चेन यंग र ने एक बार फिर लॉन्ग हाओचेन की बाहें खींच लीं। उसके दिल में हर तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। वह एक बार फिर फूट फूट कर रोने से खुद को नहीं रोक सकी। लॉन्ग हाओचेन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मूर्ख, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे यह मत बताएं कि आपको लगता है कि जिन मिशनों का हमने पहले सामना किया है वे आसान थे। आपके बिना भी ये जानने के बाद कि वे दुश्मन द्वारा पकड़े गए हैं, वे निश्चित रूप से यांग वेंझाओ और डुआन यी को हर तरह से बचाने जाएंगे। अभी शांत हो जाए। कुछ समय के आराम और पुनर्गठन के बाद हम आपके दादाजी की परीक्षा का सामना करेंगे। आप लीडर चेन से सबसे अधिक परिचित हैं, इसलिए कृपया सभी को समझाएं। हाँ, चेन यंग एर ने बार बार सिर हिलाया। किसी कारण से लॉन्ग हाओचेन के आने के बाद उसकी चिंता और बेचैनी धीरे धीरे कम हो गई थी। यह उस समय की आदत थी कि वे अक्सर एक साथ प्रदर्शन करते थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जब तक उसका कप्तान वहां है, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लंबे समय के सहयोग के बाद सुरक्षा की वह भावना धीरे धीरे बनी और वे पहले से ही चेन यंग र के भीतर गहराई से जड़ें जमा चुकी थी। लॉन्ग हाओचेन उसे दूसरों से मिलने के लिए स्पिरिट टेम्पल द्वारा व्यवस्थित विश्राम स्थल पर ले गया। स्वाभाविक रूप से स्नेह का प्रदर्शन हुआ, विशेष रूप से चेन यंग र और वांग युवान्युवान के बीच, जो मूल रूप से अच्छे दोस्त अच्छी बहनें थीं। एक दूसरे को फिर से देखकर वे उत्साह में चिल्लाए, जिससे बाकी सभी लोग उत्साहित हो गए। उनके पुनर्मिलन की खुशी जल्दी ही फीकी पड़ गई। शांत होकर लौटने के बाद चेन यंग र ने पिछले मामलों के बारे में बात की। उसकी बात सुनने के बाद वे सभी सहमत होकर लॉन्ग हाओचेन की ओर देखने लगे और उसके निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे।
लॉन्ग हाओ चेन ने घोषणा की, हमें इस पर टेंपल लीडर चेन का सामना करना होगा, अन्यथा वह हमें यंग र को लेने की अनुमति नहीं देंगे। हान यू, कृपया स्टारकिन की पीठ पर साउथ माउंटेन पास की यात्रा करें और सिमा जियान को वापस लाएं। हमें संभवतः इस लड़ाई को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटानी होगी। हान यू ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुरंत जाऊंगा। लॉन्ग हाओ चेन उसे बाहर ले गया जहां उसने स्टार किंग को बुलाया। उसके स्पष्टीकरण के कुछ शब्दों के बाद हान यू स्टार किंग के पास गया और तुरंत दक्षिण की ओर चल पड़ा। अध्याय 579 चुनौती भाग 3। मैरियट बीस्ट माउंटेन पास से दक्षिण पूर्व माउंटेन पास की दूरी अधिक नहीं थी। सिमा जियान मूल रूप से अब तक टीम की मुख्य ताकत का हिस्सा रही है, उसकी खेती में जबरदस्त वृद्धि होना तय है। उनके शामिल होने से लॉन्ग हाओ चेन का समूह एक साथ आ जाएगा और अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाएगा। 7 लोगों के समूह के रूप में एक साथ सहयोग करने के कारण सिमा के बिना उनकी ताकत का बड़ा नुकसान होना तय था, और यही बात उनके मनोबल पर भी लागू हुई। मूल रूप से सबसे तेज व्यक्ति कईर होना चाहिए था, लेकिन उसकी याददाश्त खोने के बाद लॉन्ग हाओ चेन वास्तव में उसे सिमा जियान को ढूंढने देने में सहज नहीं थी। हान यू के स्थिर होने और स्टार किंग की अधिकतम उड़ान गति के साथ उसे जाने देना स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त काम था। वापस जाते समय स्टार किंग दोनों को एक ही समय में ले जाएगा, और चूंकि वे सभी प्रकाश उपयोगकर्ता थे, वे स्टार किंग को गति देने के लिए आपूर्ति के रूप में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे। हान यू के जाने के बाद लॉन्ग हाओ चेन कमरे में लौट आया और सीधे चेन यंग र से पूछा, यंग र, हमें अपनी वर्तमान क्षमताओं के बारे में बताएं और आपके दादा युद्ध में क्या कर सकते हैं। स्वयं को जानो और शत्रु को जानो और फिर कुछ 100 युद्धों में विजयी बनो। चेन यंग र ने कुछ चिंताओं के साथ लॉन्ग हाओ चेन की ओर देखा, बॉस, क्या हमारे पास वास्तव में एक मौका है? दादाजी सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं, मुझे डर है। लॉन्ग हाओ चेन ने मुस्कुराहट दिखाई, थोड़ा और आत्मविश्वास रखें। हम वास्तव में इतने कमजोर नहीं हैं, और केवल उच्च स्तर की शक्तियों का मुकाबला करके ही हमें प्रगति करने का मौका मिल सकता है। हालांकि वर्तमान में टेंपल लीडर चेन से हमें अलग करने वाला अंतर बहुत बड़ा है। मेरा मानना है कि जब तक हम अपना सब कुछ लगा सकते हैं और पर्याप्त ताकत दिखा सकते हैं, तब तक हमें जाने से रोककर हमारे लिए चीजों को कठिन नहीं बनाना चाहिए। चेन यंग र की आंखें चमक उठी, आप सही हैं। दादाजी तो आखिर बूढ़े आदमी हैं। अगर हम कुछ देर तक उसके हमले को झेल सके तो शायद वह शांत हो जाएगा। पास में लिन शिन ने बुरी हंसी हंसते हुए कहा, यंग एर, आराम करने के बारे में भूल जाओ। आपके दादाजी हमें जो परीक्षण देते हैं वह शुरू होने के बाद आपको उन्हें समझाना होगा कि वह हमारे खिलाफ अपने डोमेन का उपयोग न करें। जब तक ये सामने नहीं आता, हमारे पास निश्चित रूप से एक मौका रहेगा। मैं आपको बता दूं, मुखिया 39वीं श्रेणी के दानव देवता स्पष्ट दृष्टि के दानव देवता को मारने में कामयाब रहा, और कुछ समय पहले वो एक मरे हुए बिजलीघर के सामने प्रतिरोध करने में भी कामयाब रहा था, जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा निश्चित रूप से 200,000 इकाइयों से अधिक थी। संयुक्त आध्यात्मिक भीड़ पर भरोसा करते हुए हाओ को उसके विकास को प्राप्त करने में मदद मिली। ऐसी स्थिति में जहां आपके दादाजी कुछ उपकरणों का उपयोग नहीं करते हैं, जरूरी नहीं कि वह हमें हराने में सक्षम हो। चेन यंग र ने आश्चर्य से पूछा, चीफ, क्या पवित्र शूरवीरों के नेता की यह उपाधि वास्तव में है? वांग युवान ने हंसते हुए जवाब दिया, बेशक यह असली है। क्या आपको लगता है कैप्टन ऐसा कह सकते हैं? उन्हें औपचारिक रूप से नाइट टेंपल द्वारा पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। मेरा अनुमान है कि हमारा बॉस कुछ ही वर्षों में एक दिव्य शूरवीर बन जाएगा। लॉन्ग हाओ चेन ने कड़वी मुस्कान दिखाई, बहुत अधिक विश्वासी मत बनो। टेंपल लीडर चेन के पास युद्ध का पूरा अनुभव है और वे उन सभी शत्रुओं से भी अधिक शक्तिशाली होंगे जिनका हमने पहले सामना किया है। जब तक हमने राक्षसों का सामना किया, तब तक हम अपने प्रकाश गुण की बदौलत कम से कम उनके अंधेरे तत्व को कुछ हद तक नियंत्रित करने में सक्षम थे, और हाओ की दुनिया में उसकी आभा उन्हें कुछ हद तक दबाने में भी कामयाब रही। लेकिन टेंपल लीडर चेन के खिलाफ हमें ऐसे कुछ फायदे बिल्कुल भी नहीं होंगे। किसने कहा कि हमारे पास नहीं होगा? मैं वहां रहूंगा। चेन यंग र अचानक उछल पड़ी, उसे खुद पर बहुत गर्व था। आप मुझे यह मत बताइए कि यह समन भेजने वाला, जो समन ही नहीं दे पाता था, विश्वसनीय हो गया है। लिन शिन ने चौंक कर पूछा। नाखुश चेन यंग र ने जवाब दिया, संतुष्ट मत होइए भाई, ड्रग्स है। अगर आप में आत्मविश्वास है तो द्वंद्वयुद्ध लड़ने आओ। यह महिला निश्चित रूप से आपको कोई अवसर नहीं दिखाएगी। क्या आप में अभी भी आत्मविश्वास है? ऐसे शब्द बोलते हुए उसने लिन शिन पर अपनी मुट्ठी दिखाई।
इसकी छोटी भुजा के कारण इसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, जिसके कारण हर कोई जोर जोर से हंसने लगा। एकमात्र व्यक्ति जो हंस नहीं रहा था वह था लॉन्ग हाओ चेन। उसने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, अच्छा यंग एयर, यदि आप कर सकते हैं तो लिन शिन से लड़ने के लिए एक प्रशिक्षण मैदान खोजें। अरे क्या ये सचमुच है बॉस? यह अच्छा नहीं है। क्या होगा यदि मैं भुने हुए सुअर के मांस के लिए मैकडूल वापस जाऊं? यंग एयर को असली शिकायत होगी। लिन शिन शरारत से हंसी। लॉन्ग हाओ चेन ने उस पर एक नजर डाली, इतना लापरवाह मत बनो। 2 साल बीतने के बाद आपकी खेती बढ़ी तो यंग र ने भी कुछ प्रगति कैसे नहीं की होगी? तो क्या तुम्हें एक उपयुक्त प्रशिक्षण मैदान मिल सकता है यंग एयर? चेन यंग र ने दिखाया। उसकी आंखों में लिन शिन की ओर शरारत भरी नजर आ रही थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, बेशक मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। भाई ड्रग्स मिल गया। एक पल में यह महिला आपको दिखा देगी कि वह कितनी भयानक बदमाश है। लिन शिन सोफे पर सिमट गई और खुद को हिलाने लगी। उसने सस्ते उत्तेजित स्वर में घोषणा की, कितना भयानक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अविश्वसनीय सौंदर्य यंग एयर, मैं आपको ये बताना भूल गया कि उस महान ने पहले ही आक्रामक जादू का उपयोग सीख लिया है। ये सिर्फ आग का अभिशाप, कुछ और नहीं है। चेन यंग र ने शून्यता से देखा, क्या आपने आक्रामक जादू का उपयोग सीखा? आपकी मूल शपथ का क्या हुआ? लिन शिन सोफे से उछल पड़ी। यह अतीत की बात है और वर्तमान की बातें चलन में आ गईं। जाओ जाओ, मुझे दिखाओ कि तुमने पिछले 2 वर्षों में कितनी प्रगति की है। छोटा सुअर मैकडूल अब 8वीं सीढ़ी वाला जादुई जानवर बनकर दिखाएगा, है ना? शायद 9वीं रैंक। यह कोई समस्या नहीं है, वह अभी भी आपके भाई के सामने प्रतिद्वंद्वी नहीं है। चेन यंग र ने अपना मुंह घुमाया। कर्म शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। आज अगर यह महिला तुम्हें सुअर की तरह नहीं पीटती है तो मैं तुम्हारा अंतिम नाम लूंगा। लिन शिन मुस्कुराया, तो उस यांग वेनझाओ लड़के के बारे में क्या? जब हम उसे बचाएंगे तो उसे यह जानकर कितना दुख होगा कि उसकी पत्नी ने किसी और का उपनाम लिया है। आप? चेन यंग र ने गुस्से में अपने शब्द खो दिए, लेकिन उन्हें लगा कि यह पिछले 2 वर्षों में बिताया गया सबसे अच्छा समय था। अंततः अपने साथियों के साथ रहना सबसे अच्छा लगा। स्पिरिट टेम्पल में चेन यंग र की स्थिति के साथ एक प्रशिक्षण मैदान ढूंढना आसान मामला नहीं हो सकता है। वह सभी को सीधे स्पिरिट टेम्पल के पीछे एक बड़े प्रशिक्षण मैदान में ले गई। कैरो के प्रबंधक से कुछ शब्द कहने के बाद वह वहां चली गई। लॉन्ग हाओ चेन के समूह की नज़र में चेन यंग र और लिन शिन ने प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश किया। 2 साल बीत जाने के बाद चेन यंग र के मैकडूल में कुछ दृश्य परिवर्तन हुए। इसका शरीर जो 1 मीटर के 1/3 से थोड़ा अधिक लंबा था, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि लगभग 1/3 सिकुड़ गई। लेकिन इससे एक बहुत ही खास एहसास हुआ। उसकी त्वचा जेली के करीब हो गई, बेहद चमकदार और पारभासी दिखने लगी। विशेष रूप से उसकी आंखों की जोड़ी चमचमाते रत्नों की तरह थी, जबकि उसके शरीर ने कोई शक्तिशाली आभा नहीं छोड़ी थी। लेकिन यंग र के बगल में रहकर ऐसा लग रहा था कि यह उसके शरीर का विस्तार है। उनकी आभा से पूर्ण समानता का एहसास हो रहा था। जैसे ही लिन शिन मैदान के दूसरी ओर जाने वाली थी, उसने कहा, यंग एयर, अगर आपका भाई आपको एक मंत्र तैयार करने के लिए 10 मिनट दे तो क्या ख्याल है? आउच, मुझे वास्तव में मैकडूल के बारबेक्यू में वापस जाने से नफरत है। ये कहते हुए उसने मैकडूल की गोल-मटोल कमर को सहलाया और उसके नितंब को थपथपाया। मैकडूल गुस्से में चिल्लाया, तुरंत चेन यंग र की कमर की ओर कूद गया। अपने आप को परेशान मत करो, एक क्षण में हम उसे अच्छा सबक सिखा देंगे और यही होगा। चेन यंग र बेहद शांत थे और उन्होंने लिन शिन के बेशर्म कृत्य पर गुस्सा नहीं दिखाया। उसने उसे जो रूप दिया वह वास्तव में एक अजीब दृश्य था, बिल्कुल एक रानी की तरह जो एक दास को एक खंभे में मारने जा रही थी। देखते ही देखते दोनों ने दूरियां बढ़ाते हुए एक दूसरे को अलग करना शुरू कर दिया। लॉन्ग हाओ चैन, जो दूर पर्यवेक्षक क्षेत्र में नजर रख रहा था, जोर से चिल्लाया, बहुत सावधान रहें। वास्तव में शत्रु को चोट पहुंचाने का लक्ष्य न रखें। शुरू हो जाओ। जैसे ही लॉन्ग हाओ चेन की शुरुआती कॉल आई, दूर के लिन शिन की आभा में तुरंत स्वर्ग से बदलाव आ गया। धरती के लिए एक धमाके के साथ एक तीव्र नीली लो उसके शरीर के चारों ओर चढ़ गई और उसकी मूल रूप से बेहद हास्यास्पद मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति बेहद ठंडी हो गई। राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में अनगिनत वधों ने उसे शक्तिशाली हत्या के इरादे को जमा कर दिया। जैसे ही उसने युद्ध की स्थिति में प्रवेश किया, वह बिल्कुल अलग व्यक्ति जैसा लग रहा था। क्लाउड फायर क्रिस्टल को ऊंचा उठाते हुए उसने उदार होने का जरा भी इरादा नहीं दिखाया।
अपने कर्मचारियों को उठाते हुए उन्होंने चेन यंग र के निर्देशन में नीली आग की 6 गेंदें दागी। सामान्यतया समान रैंक का सम्मानकर्ता शायद ही किसी जादूगर का प्रतिद्वंद्वी होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सम्मान मंत्रों को आक्रामक जादूगर मंत्रों की तुलना में बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसीलिए लिन शिन ने चेन यंग र को अपना जादू तैयार करने के लिए कुछ समय देने की बात की। लिन शिन का आत्मविश्वास जड़ हो गया था। उनका हॉट ऑफ फायर मूल रूप से एक सामान्य अग्नि जादूगर की अग्नि से कहीं अधिक शक्तिशाली था और इसमें उनका महान जादुई नियंत्रण और तुरंत कास्ट करने की क्षमता भी थी। वे 6 जुड़े हुए आग के गोले तुरंत हवा में फैल गए। चेन यंग शून्य र को घेर लिया और अपने रास्ते में आग के आकर्षक निशान छोड़ गए। जादू पर लिन शिन के नियंत्रण ने उसे पूरा विश्वास दिलाया कि जब चेन यंग र विरोध करने में असमर्थ है तो वह इसे रोकने में सक्षम होगी। उनका युद्ध अनुभव सचमुच भरपूर था। इसके विपरीत अधिक शक्तिशाली जादूगर शायद ही कभी शक्तिशाली जादू का उपयोग दिखाते हैं, क्योंकि इसमें न केवल बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग होता है और जप करने में अधिक समय लगता है, बल्कि उनमें बहुत अधिक असुरक्षा भी होती है। युद्ध के मैदान पर पूरी पकड़ बनाना एक महान जादूगर का असली लक्ष्य है। लिन शिन के आक्रमण का सामना करते हुए चेन यंग र ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। उसी क्षेत्र में रहते हुए उसका दाहिना हाथ धीरे से मैकडुल की ओर इशारा कर रहा था। उसकी उंगली से उसके शरीर पर एक दूधिया सफेद चमक पड़ रही थी। इस दूधिया सफेद झिलमिलाहट में विचित्र टेढ़ी मेढ़ी लहरें थीं। जैसे ही वह मैकडुल के संपर्क में आया, उसका शरीर अचानक फूल गया और एक विशालकाय सफेद भालू में बदल गया। ड्रुआ विशाल भालू आकाश में दहाड़ने लगा और उसके शरीर से अचानक एक ठंडा नीला प्रभामंडल निकला, जो बाहर की ओर फैल गया और भालू और चेन यंगर की रक्षा करने लगा। कलाई के एक झटके में वह क्रिस्टल बॉल जो वह अक्सर इस्तेमाल करता था उसके हाथ में दिखाई दी और उसके गाने की आवाज सुनाई दी। पुपु पुपु पु। विस्फोटों की एक श्रृंखला में 6 आग के गोले ठंडी बाधा में फट गए। इस पर तुरंत बड़ी संख्या में दरारें दिखाई दीं, लेकिन बर्फीले भालू की एक और दहाड़ से इसकी संरचना मजबूत हो गई। क्या तुम मेरे आक्रमणों को ऐसे ही रोकना चाहते हो? कितना भोला! लिन शिन ने फुफकारते हुए अपना मंत्र भी बोला। उनका पिछला हमला सिर्फ एक परीक्षण था, ये देखने के लिए कि चेन यंगर इससे कैसे निपट सकते हैं। हालांकि वह ये देखने के लिए उत्सुक थे कि मैकडुल ने इस परिवर्तन में कुछ जादुई क्रिस्टल का उपभोग नहीं किया, फिर भी वे सीधे तौर पर इससे गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यंग र ने उसे कुछ क्षमताएं प्रदान की हों, और इससे भी अधिक चेन यंग र की शांत और स्थिर निगाहों ने लिन शिन को थोड़ा दबाव का एहसास कराया। अध्याय 580 आध्यात्मिक पवित्र लड़की का बल भाग 1। ठीक इसी समय चेन यंग र की पीठ के पीछे प्रकाश गलियारे के दरवाजों की एक श्रृंखला पूर्ण संचालन में दिखाई दी। प्रत्येक दरवाजे पर एक पहुंच गया 5 मीटर की ऊंचाई और 3 मीटर की चौड़ाई। सुंदर द्वार विचित्र चमक से जगमगा रहे थे, जिससे कुल मिलाकर 6 द्वार बने जो चेन यंग र की पीठ के पीछे मुड़े हुए थे। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर तैरने लगा और उसकी पवित्र दिव्य पोशाक, जिसमें लगभग 108 स्पिरिट पैलेट लगे हुए थे, एक हल्का दूधिया सफेद प्रभामंडल बिखेर रहा था, जिससे मूल रूप से सुंदर चेन यंगर को एक परी का रूप मिल गया। उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव अचानक चारों ओर फैल गया और प्रशिक्षण स्थल को भयानक शक्ति से घेर लिया। तो उसे वास्तव में कुछ चरित्र मिल गया। लिन शिन ने कुछ आश्चर्य दिखाया, लेकिन उसके जादू में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई और यह अगले ही पल पूरा हो गया। उनके फायर क्रिस्टल स्टाफ ने आगे की ओर इशारा किया और ऊंची नीली लपटें छोड़ी, जो एक बार फिर चेन यंग र की ओर बढ़ रही थी। एक स्तब्ध कर देने वाला दृश्य उत्पन्न हो गया, क्योंकि आग की लपटें धीरे धीरे आकाश में एक बड़े नीले हाथ का रूप ले रही थीं। पिछले आग के गोले की तुलना में ये बड़ा हाथ विशेष रूप से दृढ़ता से नहीं जलाया गया था। हाथ बनने के बाद आग की लपटें उठ ही नहीं रही थीं, लेकिन गहरे नीले रंग का होने के कारण वह बर्फीले भालू के अवरोध की ओर उड़ गया, मुट्ठी बनाने के लिए मुड़ गया, जो सीधे उस पर लगा। एक बड़े विस्फोट के साथ बर्फ का अवरोधक टूट गया और बर्फ के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। जलता हुआ हाथ एक बार फिर आगे बढ़ा। इस बार उसका लक्ष्य बर्फीले भालू में तब्दील मैकडुल को पकड़ना था। एक और बड़ी दहाड़ मारते हुए आखिरी वाला अचानक आगे बढ़ गया। बर्फीली आध्यात्मिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट एक हिंसक तूफान की तरह उस हाथ पर आया। इस समय लिन शिन का महान नियंत्रण जादू स्पष्ट रूप से सामने आया। उस जलते हुए हाथ को केवल मध्य उंगली में झूलते हुए देखा गया था। इससे पहले कि मध्य उंगली बढ़ाई गई, मैकडुल को उसके बर्फीले तूफान के निचले हिस्से में छेद कर दिया गया। दृश्य देखकर वांग युवान ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, ब्रदर हेज ड्रग्स कितना अश्लील है।
यहाँ तक कि मैकडुल को भी चुना जा रहा है। लॉन्ग हाओ चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्दी यह निर्णय न ले कि किसे परेशान किया जा रहा है। यंग एयर की खूबसूरत पोशाक सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आत्मा मंदिर के एकमात्र दिव्य उपकरण से निपटना इतना आसान हो। मैकडुल ने टावर ऑफ इटर्निटी में अपने प्रशिक्षण के परिणामों को प्रदर्शित किया। नीचे से आ रहे बड़े ज्वलंत हाथ के सामने उसने अचानक करवट ली, इससे पहले कि उसकी आकृति का आकार तेजी से बढ़ता अप्रत्याशित रूप से दूसरा परिवर्तन प्राप्त हुआ। इस बार मैकडुल एक बार फिर से एक बर्फ तत्व प्राणी, एक भयानक बर्फ ड्रैगन में बदल गया, जिसकी मोटी पूंछ ने ज्वलंत हाथ को बुरी तरह से झुलसा दिया। आइस ड्रैगन एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार का ड्रैगन है जो एक जादुई जानवर के रूप में 8वें चरण तक पहुंचता है, जबकि इसका सबसे शक्तिशाली आइस ड्रैगन किंग 9वें चरण तक भी पहुंचता है। लेकिन चूंकि अंततः वे सच्चे विशाल ड्रैगन नहीं है, इसलिए उनके पास 10वें चरण में कदम रखने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैकडुल का आइस ड्रैगन परिवर्तन 10 मीटर से अधिक के आकार तक पहुंच गया। इसकी विशाल पूंछ एक शंकु के आकार की थी। वह स्वीप शक्ति से भरपूर था, जो स्पष्ट रूप से 9वें चरण के जादुई जानवर के करीब उसकी दूरी का परीक्षण कर रहा था। लिन शिन का पिछला निर्णय बुरा नहीं था। मैकडुल अब 9वें चरण के जादुई जानवर के मानक पर पहुंच गया। हाथ्या फ्लेमिंग को एक बार फिर से अवरुद्ध कर दिया गया। लिन शिन के हमले अंततः कार्रवाई में चले गए। चेन यंग र का संबंध जादू पहले से ही उसे एक बहुत बड़े खतरे का एहसास करा रहा था, जिससे उसे अंतिम एहसास हुआ कि उसे इन संबंधों को पूरा करने से रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो। इस कारण से इस ज्वलंत हाथ के बाद विस्फोटक फायरबॉल की श्रृंखला का पालन किया गया, जैसा कि उन्होंने युद्ध के मैदान पर किया था, जिसका लक्ष्य सीधे मैकडुल की दिशा में था। मैकडुल वास्तव में भी शक्तिशाली था। भले ही लिन शिन के पास उत्कृष्ट जादुई नियंत्रण था, फिर भी उसने बहुत मजबूत प्रतिरोध प्रदर्शित किया। आइस ड्रैगन के बड़े शरीर के साथ भी उन्होंने अपने शरीर को नियंत्रित करने में बहुत चपलता दिखाई। बर्फ आग को दबा देती है। भले ही लिन शिन की हृदय की आग बेहद शक्तिशाली हो, फिर भी यह बर्फ के सामने दब गई थी। इसके अलावा मैकडुल की आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति असीमित लग रही थी, जिससे न केवल उसका शरीर मजबूत हो रहा था, बल्कि लिन शिन के हमलों के रास्ते में कुछ बर्फीले जादू भी आ रहे थे। मैकडुल ने अपने हमलों के खिलाफ जो महान प्रतिरोध दिखाया, उसे देखकर लिन शिन की निगाहें और अधिक चकित हो गईं। उसने जो प्रतिरोध प्रदर्शित किया वह बहुत अच्छा था, और लिन शिन के अपने जादू पर अच्छे नियंत्रण के बावजूद कोई भी हमला मैकडुल से नहीं गुजर सका। यहाँ तक कि आग के गोलों को नियंत्रित कर उन्हें दूर हटाने के प्रयास में भी उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रकाश के इन द्वारों ने बाकी आग के गोलों को ऐसे बुझा दिया जैसे कि यह केवल प्राकृतिक था। क्या ये प्राणियों को बुलाने वाले द्वार नहीं हैं? लिन शिन का दिल अचानक धड़क उठा। क्रिएचर समनिंग गेट जादू को बुलाने वाला 7वां चरण है, लेकिन मैंने कभी ऐसे सम्मनकर्ता के बारे में नहीं सुना है जो एक ही समय में इनमें से 6 को चलाने में सक्षम हो। हालांकि लिन शिन चेन यंग र का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वह बहुत चालाक बना रहा। चेन यंग र के 7वें चरण को तोड़ने का मतलब है कि वह अब अपने क्रिएचर समनिंग गेट की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम थी। अच्छा नहीं है। लिन शिन ने कुछ झिझक दिखाए, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास था कि वह हार जाएगी। बात बस इतनी है कि इस बिंदु पर कुछ शक्तिशाली जादू करने के अलावा वह शायद ही चेन यंग र के जादू को बाधित कर सका। लेकिन कौन जानता था कि इस तरह के शक्तिशाली जादू के जारी होने से उसे नुकसान होगा। दोनों द्वारा प्रदर्शित तीखी नोकझोंक से गुमराह न हो। वह जीत की खातिर अपने ही साथी को चोट पहुंचाने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। जैसे ही लिन शिन ने इन झिझक को प्रदर्शित किया, चेन यंगर का जादू आखिरकार दूसरी तरफ पूरा हो गया। जैसे ही उसकी आखिरी कविता रुकी, उसके शरीर से एक आकर्षक दूधिया सफेद रंग फूट पड़ा। चेन यंग र ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी क्रिस्टल बॉल को अपने सिर के ऊपर उठाया। 6 दरवाजों ने एक साथ बड़ी चमक दिखाई, उनमें से प्रत्येक का स्वरूप अलग अलग था। लाल, नीला, पीला, हरा, सोना, काला। वे वास्तव में 6 तत्वों के रंग थे। तुरंत उन दरवाजों के अंदर दहाड़ने की एक श्रृंखला सुनाई दी। उसका जादू दिखाने वाला जानवर दिखाई देने लगा था। जैसे ही जादू पूरा हुआ, देखने वाले समूह और लिन शिन सभी को तुरंत एहसास हुआ कि यह क्रिएचर समनिंग गेट नहीं था। क्रिएचर समनिंग गेट प्रकृति तत्व से संबंधित था। यहाँ तक कि अगर कोई इस जादू को नियंत्रित कर सकता है, तो बुलाए गए जानवरों के ग्रेड की तरह इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। इन जानवरों की संख्या और तत्व, ये सब उपयोगकर्ता की साधना पर निर्भर था। लेकिन चेन यंगर के 6 द्वारों ने मौलिक सरणी जादुई जानवरों को बुलाया, जिसका मतलब था कि यह प्राणी समनिंग गेट नहीं हो सकता है, बल्कि एक समान प्रकार का जादू हो सकता है।
प्रत्येक दरवाजे से एक जादुई जानवर निकला। लेकिन उन सभी के बाहर निकलने के बाद लिन शिन ने आश्चर्य से हौंफते हुए लगभग तुरंत ही मैं हार मान लेता हूं शब्द चिल्लाए। 6 जादुई जानवर सभी एक जैसे थे, अर्थ ड्रैगन। उनमें से प्रत्येक मैकडुल के परिवर्तन से आइस ड्रैगन के बराबर था और वे 6 अलग अलग तत्वों से संबंधित थे। क्या ये अर्थ ड्रैगन सचमुच हैं? भले ही वे एक ही तत्व के हों, उनका स्वरूप संभवतः बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। इसका मतलब था कि ये 6 चेन यंग र के जादू से आए थे। एक जादूगर के रूप में लिन शिन ने पहले कभी नहीं सुना था कि अंतिम सीमा पर एक सम्मानकर्ता जादुई जानवरों को बुलाने में सक्षम होगा जैसा कि उसकी कल्पना में था, और उसने उन्हें सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करने दिया। उस सटीक क्षण में चेन यंगर का जादू इस सीमा के बहुत करीब लग रहा था। इन 6 पृथ्वी ड्रैगन को अपनी आभा से 8वें चरण तक पहुंचना चाहिए, हालांकि मैकडुल के पिछले परिवर्तन के स्तर तक नहीं जो इस 8वें चरण के चरम पर पहुंच गया था। वे केवल 7वें चरण की मानव शक्तियों के करीब थे। लेकिन लिन शिन भी 7वें चरण पर थी। भले ही उनकी शक्ति के बारे में उनकी राय 7वें चरण के सामान्य साधकों की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन इन 6 अलग अलग तात्विक 7वें चरण के जादुई जानवरों के खिलाफ उनकी जीत की संभावना बेहद कम थी। इसके अलावा प्रकट होने के ठीक बाद उनमें से 6 बिंदुओं में अलग हो गए और 6 रंगों वाला हेक्सागोनल जादू तारामंडल बन गया। वे क्या कर रहे हैं? संयुक्त जादू। चेन यंग र ने गाना जारी नहीं रखा, बस हवा में उड़ते हुए अपने प्यारे चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाते हुए। लिन शिन पर उसकी नजर बुराई से भरी थी। प्रकाश की एक चमक में चेन यंग र इन 6 पृथ्वी ड्रैगन के केंद्र में उतरी। उसने अपनी क्रिस्टल बॉल को ऊंचा उठाया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर 6 पृथ्वी ड्रैगन ने तुरंत अपने स्वयं के तत्व को उगलने के लिए अपने सिर उठाए। 6 प्रतिभाएं जो उनके क्रिस्टल बॉल में एकत्रित हुई 6 रंगों के बवंडर के रूप में परिवर्तित हुई। दूर से लिन शिन ने बुरी तरह विनती की, यंग एयर, हम एक ही तरफ हैं, मेरे चेहरे पर निशाना मत लगाओ। ठीक इसी समय चेन यंगर की क्रिस्टल बॉल से 6 रंगों की चमक दिखाई दी। लिन शिन ने विरोध करने के प्रयास में अनजाने में विस्फोटक आग के गोले छोड़े, लेकिन उस चमक के संपर्क में आने पर वे तुरंत विघटित हो गए और उनका थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। 6 रंगों की चमक सीधे लिन शिन पर गिरी। यदि हाओचेन ने यह निर्धारित नहीं किया होता कि चेन यंग र लिन शिन को घायल नहीं करेगा, तो उसने मारपीट का आदान प्रदान रोक दिया होता। 6 रंग की चमक से प्रभावित होकर लिन शिन को तुरंत एक अजीब नजर आई। अलग अलग रंग की रोशनी की 6 चमक चमकी, क्योंकि उसकी त्वचा पर और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह उन 6 रंगों का उतार चढ़ाव था, क्योंकि उसका शरीर उस बिंदु पर एक मूर्ति की तरह जम गया था। वापस लौटें। चेन यंग र ने अपने हाथ लहराए, फिर उन 6 ड्रैगन ने अपना सिर घुमाया और अपने अपने द्वार से लौट गए, जो तब बंद हो गया, जो उनके जादू के अंत का संकेत था। चेन यंगर ने मैकडुल की ओर चिल्लाते हुए कहा, जाओ उसे उसके पिछले कष्टप्रद कृत्यों के लिए वापस भुगतान करो। मैकडुल ने मुस्कुराहट दिखाए और एक बार फिर रूपांतरित हो गया। इस बार वह कंगारू के आकार के जादुई जानवर में बदल गया, छलांग लगाता हुआ और तेजी से लिन शिन के सामने आ गया। कंगारू विशेषज्ञ किसमें है? बॉक्सिंग। तो एक निश्चित पहले से बेहद घमंडी लड़का तुरंत दुखी हो जाएगा। फिर भी मैकडुल ने लिन शिन को कुछ हद तक निराश किया। 5 मिनट की दर्दनाक पिटाई के बावजूद वास्तव में उसके चेहरे पर चोट नहीं लगी। अन्यथा उसने वास्तव में लिन शिन को सुअर के साथ साथ मूर्ख बनाकर भी पीटा होता। आउच! बहुत दुख होता है। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल नहीं। लिन शिन का शरीर 6 रंगों की चमक से कम 10 मिनट तक सीमित रहने के बाद वे धीरे धीरे तितर बितर हो गए। आखिरकार उसने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी चलने फिरने की क्षमता वापस पा ली। चेन यंग रा ने कहा, अगर तुम्हें ये स्वीकार नहीं है तो वापस आ जाओ। यह महिला आपके लिए एक विशेष उपचार आरक्षित कर रही है।